Hello and welcome back to your most favorite educational channel Magnet Brains. This is your biology teacher पलक रखियानी। इस वीडियो में पता ही है कहानी चल रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेवल 1 की। अब लेवल 1 में हम आ जाते हैं कौन सा साल 2019 में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़रा उन्हें हम कवर करते हैं। हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगे 4 ऑप्शंस, एक सही होगा और बाकी 3 गलत। तो देखते जाते हैं, रिवाइज करते जाते हैं। दिस इज पलक फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ्रॉम क्लास K till 12। सो लेट्स स्टार्ट। अब भाई कहानी तो पता ही है, क्या बताएं, बट फिर भी बता देते हैं। अगर जो पहली बार आए हैं तो यहाँ आपको दिखेगा स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है ना, और उस क्वेश्चन में अब अलग अलग टाइप के होंगे। कोई होगा डायग्राम, कोई होगा टेबल वाला, तो कोई होगा फ्लो चार्ट, तो कोई होगा वेन डायग्राम। डोंट वरी, डरना मत बिल्कुल भी देख के कि मैम पढ़ते तो इजी हैं, पढ़ते टाइम तो ऐसा लग रहा है बहुत मज़ा आ रहा है, बट जब क्वेश्चन आते हैं तो डर लगने लगता है। जब तक मैं साथ हूँ डरो मत। देखो अपन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जैसे है, यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं और ऑन द नेक्स्ट पेज यू हैव बीन गिवन अ टेबल। अब इस टेबल में आपको क्या बताना है तो वो हम देखेंगे क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और देन सिलेक्ट करना कि कौन से टेबल में आपको क्या बोला है कि करेक्ट चूज करना है, इनकरेक्ट चूज करना है ना, सो ऑन। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। एक और बात, जो भी छोटे छोटे जो मैं हैं टिप्स देती जाऊँ उनको ज़रा लेते जाना ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो क्वेश्चन 1, फॉलोइंग आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 3 डिविजन्स ऑफ किंगडम प्लांटे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड थैलोफाइट। मतलब टाइम मशीन जो होती है ना, टाइम मशीन पता है क्या होती है कि किसी वक्त में पीछे जाना। तो वैसे ही जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चाहे यहाँ कर रहे हो या एग्जाम में करोगे, कैसे करोगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व? अपनी दिमाग की जो टाइम मशीन है वहाँ लेके जाना, जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था। अब क्लियरली एक बात बताओ, अप्रोच बताओ कि आपको दिया गया है यहाँ पे इतने बड़े शब्दों में किंगडम प्लांटे, क्या बोला? प्लांट किंगडम की बात है, तो कहीं और की कोई बात याद रखनी है? टेम्परली बाकी सब बातों को ज़रा भूल जाओ, बाकी सब बातों को भूलो और किंगडम प्लांट पे आ जाओ। अब किंगडम प्लांट में भी इतना स्पेसिफाई कर दिया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड थैलोफाइट। क्या बोला? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड थैलोफाइट। इन तीनों से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स एज इन, अरे फीचर्स पढ़ते हो ना कि ब्रायोफाइट क्या है, इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कैसे हैं, क्या वैस्कुलर है नहीं है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, हमें क्या करना है, हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। हमें मैच करना है, इन्हें क्या करना है, मैच करना है कि कौन सा ब्रायो का है, कौन सा टेरिडो और कौन सा थैलो का। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ध्यान से सुनना, सिलेक्ट द ऑप्शन विच शोज द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्पेक्टिव डिविजन। यानी पीछे जो है वही मार्क कर लेना कि मुझे लगता है ये ब्रायो का सही है, ये टेरिडो का सही है, और नेक्स्ट पेज पे आके टेबल पे देख के मैच कर लेना। सिंपल है कि नहीं? और अगर नहीं भी है तो डोंट वरी, हम कर देंगे इसको सिंपल, ठीक है। आ जाओ, किंगडम प्लांटे में कितने कितने पढ़े हैं अपने फाइलम? चलो ज़रा याद करते जाते हैं। बोलोगे मैम जहाँ तक हमें याद है एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइटा कह लो, फाइट कह लो, एक ही बात है। अब ये मत आना बोलने कि ये कोई अलग चीज़ है, सेम ही है। जिम्नोस्पर्म्स एंड लास्ट क्या आता है? एंजियोस्पर्म, हमारे फ्लावरिंग प्लांट। ये जो बाहर सुंदर सुंदर आपको फूल वगैरह दिखते हैं, ये इन्हीं के दिखते हैं, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो बोलोगे मैम ये तो 5 है। अब किसी को आएगा ये सवाल, और आया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मुझे भी आता था उस टाइम पे कि यहाँ लिखते हो एल्गी और क्वेश्चन में पूछते हो थैलोफाइटा, तो थोड़ा याद करिए ना एल्गी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एल्गी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये बहुत ही बेसिक टाइप का, प्रिमिटिव टाइप का प्लांट होता है कि नहीं एल्गी। तो इसका हम स्ट्रक्चर कैसे कहते हैं? थैलस लाइक कहते हैं कि नहीं? तो इसी को ही हम थैलोफाइटा भी कहते हैं। प्लीज़ ये कन्फ्यूजन मत रखना। क्या बोलती हूँ मैं, बायोलॉजी जब भी पढ़ो तो पहले बात तो कहानी की तरह पढ़ो, है ना। डरो मत कि भाई याद करना है। जैसे मूवी देखने जाते हो, कभी मूवी में सोचा है कि ये मूवी मुझे याद करनी है, तो याद भी नहीं होगी। और ऐसे ही मस्त इंजॉय करने जाते हो तो मेन हीरो, हीरो की मम्मी दादी सबके नाम याद रहते हैं। सिंपली यहाँ पे इमेजिन इट एज अ मूवी। अब मूवी में यहाँ क्या, तो एल्गी को इमेजिन करो। वी हैव टॉक्ड कि इट इज़ अ थैलस लाइक स्ट्रक्चर। बिल्कुल भी ऐसा आपको बहुत डेवलप्ड नहीं दिखेगा, ये अलग से ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, थैलस लाइक। तो इसलिए इसका नाम जो है फाइलम का थैलोफाइटा कहते हैं। ओके, एल्गी तो जो बोलते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में अपन एल्गी कह देते हैं, कॉमन लैंग्वेज में हम एल्गी कहते हैं, वैसे तो थैलोफाइटा है फाइलम का नाम।
ओके, तो यानी यहाँ जो थैलोफाइटा दिया है उससे ये क्या पूछना चाह रहे हैं, एल्गी के बारे में बताया है। ओके, इतनी बात हुई, डन, तो आगे बढ़ सकते हैं हम। क्लियर, चलिए आ जाइए। अब यहाँ दिए हैं कितने, 8 हैं, ठीक है भाई, 8 फीचर्स हैं। 8 फीचर्स में पहली शुरुआत करते हैं। तो देखो फर्स्ट फीचर इसका दिया है, सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर, यानी एल्गी जो है, ये जो हमारे थैलोफाइट है, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर। तो अब मेरी बात सुनो, यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है। अच्छा, यूनि का मतलब तो कितनी बार बताया है, अब मुझे बताना नहीं पड़े, 1 होता है, एक। तो इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, अब प्रिमिटिव टाइप का है बेचारा, क्या रहेगा ये मल्टीसेलुलर, इसके जो हैं सेक्स ऑर्गन्स तभी कैसे हैं, यूनिसेलुलर। किसके, थैलोफाइटा के। किसकी बात है यहाँ पे, सिर्फ थैलोफाइटा की, एल्गी की। ओके, तो इट मीन्स कि मैं इतना कर सकती हूँ, कैसा कि यहाँ पे अपन इसके इनिशियल्स ले लेते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलो। इनिशियल क्या हुआ, BPT, ऐसे ले लो, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, थैलोफाइट, इतना कर सकते हैं। अब यहाँ 8 नंबर दिए हैं, तो मैं कैसे चलूंगी, जैसे पहला फीचर है थैलोफाइट का, तो मैं पहले पे T लिख दूं, चलेगा ना, नहीं भी चले तो चला लेना। ओके, पहले मैं T लिख दूं तो आसानी होगी नेक्स्ट में जाने में। ओके, यहाँ मैंने लिख दिया T, कूल। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन नॉन वैस्कुलर। चलिए, नॉन वैस्कुलर की कहानी जब मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाती हूँ, तो ये मेरा सिस्टम ही है, क्योंकि आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो प्रीवियस ईयर, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ मैं आपको ऑप्शन बता दूँ टिक है, ये तो आप कहीं भी ढूंढ लोगे। बट यहाँ मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मैं क्या बताती हूँ आपको, कि आप जो है एक बार वापस से अपनी टाइम मशीन को घुमाओ। देखो कितनी बार आप रिवाइज करोगे ना, जितनी बार रिवाइज करो उतना बेहतर है कि नहीं। हैव यू हर्ड दिस सेइंग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस करते जाओगे बार 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 बार, अरे कोई भुलाना चाहे भी ना तो भी नहीं भूल पाओगे कि क्या होते हैं ये फीचर्स। तो अगेन आ जाओ, जब वहाँ पीछे लिखा था एक वर्ड, क्या वर्ड था, नॉन वैस्कुलर, ये वर्ड देखा ना, अरे बोलो देखा कि नहीं, बिल्कुल देखा मैम, नॉन वैस्कुलर। अब नॉन वैस्कुलर है तो वैस्कुलर भी कुछ होगा, कितनी सिंपल सी बात है। अरे नॉन वैस्कुलर है तो कुछ वैस्कुलर तो होगा ना, नॉन किस पे लगा रहे हो, वैस्कुलर का मतलब क्या है। देखिए प्लांट्स में, प्लांट किंगडम में जब भी हम वैस्कुलर की बात करते हैं तो यहाँ हमारा मेन रिलेशन है जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। अब वैस्कुलर बंडल क्या है, ये बंडल मिलके बनते हैं दो जो है हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, धीरे धीरे बोल रही हूं ताकि याद कर पाओ, किससे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये कहानी टिश्यू चैप्टर की भी है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम तभी लगाते हैं जब सारे चैप्टर खत्म हो जाए, ताकि जहां से मैं रिलेट करूं, ऐसा नहीं है कि एक तीर मैं इधर मारूं एक तीर उधर, तो सारे जो है आप एरोज पकड़ सकें। तो ये वाला एरो कहाँ जाता है, टिश्यूज वाले चैप्टर पे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं, कौन से हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, याद आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया होगा अब तो। चलो जाइलम एंड फ्लोएम है, क्लियर। तो जाइलम एंड फ्लोएम के जो बंडल्स बनते हैं, नाउ दैट माइट बी डिफरेंट, मोनोकॉट प्लांट्स में अलग होंगे, डाइकॉट में अलग होंगे, कहीं फैले फैले होंगे, कहीं रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो इनके जो बंडल्स बनते हैं दैट इज बेसिकली व्हाट, वैस्कुलर बंडल, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। अब ये मत कहना कि मैम जाइलम भी नहीं याद, फ्लोएम भी नहीं याद, तो देखो ये भी रिवाइज करवा देते हैं। जाइलम क्या होता है, जाइलम का मेन काम है वाटर ट्रांसपोर्ट। अरे H2O लिख दिया ना, ठीक है, वाटर नहीं लिखना पड़ेगा। फ्लोएम की जब हम बात करते हैं तो फ्लोएम जाइलम याद कैसे रखा जाए मैम, अब बादाम खाने से तो ज़रूरी नहीं है सब चीज़ें याद हो जाएं, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें एक टेक्निक लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी, हर बार बताई है, आज भी बता देती हूँ। आज कैसे बताई कि देखो मैम फ्लोएम है, फ्लोएम का प्रोनाउंसिएशन कैसा आ रहा है, स्पेलिंग पे मत जाना, प्रोनाउंसिएशन कैसा आ रहा है, बोल कैसे रहे हैं हम, फ्लोएम, काय का साउंड आ रहा है, फ का साउंड, फ का साउंड फ्लोएम से आ रहा है, तो फ का साउंड एक और किस चीज़ से आता है, फूड से भी तो आता है ना, फूड से साउंड आता है, तो फ से फ्लोएम, फ से फूड। एक चीज़ याद रख लो तो दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। कभी भी अगर दो चीज़ें यू आर स्टडिंग एंड थोड़ा बोलते हैं ना कि कंपेयर आप कर सको, तो उसमें से एक चीज़ को याद रख लो, दूसरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, मेरी गारंटी है पक्का। पर अगर मेरे तरीके से याद करोगे तो, जैसे फ्लोएम है, फ्लोएम का फूड याद रख लो, तो वेरी ऑब्वियस जाइलम क्या हो जाएगा, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये जो जाइलम है, अब कहानी पे आते हैं, एक्चुअल कहानी तो भुला ही दोगे है ना कि क्या पढ़ा रही थी मैं। जाइलम और फ्लोएम, इनके जो बंडल्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं वैस्कुलर बंडल। तो देखिए इनका काम क्या होता है, जाइलम का काम है वाटर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कब होता है,
जब कोई जगह कहीं से दूर हो। इतना मानते हो कि नहीं? ट्रांसपोर्ट कब होता है? जब कोई जगह कहीं से दूर हो। मान लो आपकी फ्रेंड का घर है, जस्ट बाजू में घर है, जस्ट बगल में, अरे चिपका हुआ घर है, जस्ट अगर बाजू में घर है तो क्या आप घर से गाड़ी निकालेंगे और वहां तक जाएंगे? बिल्कुल नहीं। बोलोगे मैम दरवाज़ा खोला, हम तो एकदम बालकनी चढ़ के भी चले जाते हैं। तो आपको कोई ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर दूर हो दोस्त का घर तो निकालते हैं गाड़ी या मम्मी पापा के साथ जाते हैं। तो ऐसे ही सिमिलरली उन प्लांट्स में जिनकी हाइट छोटी हो, ज़रा सोच के बताना, जिनकी हाइट ही छोटी हो, जो खुद इतने बड़े नहीं हो, क्या उन्हें किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी? सिर्फ इतना आंसर देना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी बायोलॉजिकल, मैंने आपको टर्म नहीं कहा, सिंपल बताना। अगर उनकी हाइट इतनी नहीं होनी चाहिए, क्या कोई एक ट्रांसपोर्टिंग अलग से जाइलम दो, उन्हें फ्लोएम दो? नहीं, बोलेंगे हम इत्तू से तो ऐसे ही भेज देंगे, प्रेशर से ऐसे ही भेज देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है जाइलम और फ्लोएम की। तो जो इनिशियल प्लांट्स होते हैं ना, इनिशियल जैसे शुरुआती, कौन है शुरुआती प्लांट्स? तो थैलो और ब्रायो, आधे आधे नाम लिखती हूँ मैं ना, थैलो एंड ब्रायो जो हैं ये होते हैं नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। ये कैसे होते हैं? नॉन वैस्कुलर, बिकॉज ये बहुत ही प्रिमिटिव है, इतनी लंबी इनकी हाइट सही है, तो इन्हें क्या है, ये कहते हैं, बोलते हैं ना कुदरत ने सही बनाया है सब कुछ, तो इन्हें ज़रूरत ही नहीं है जाइलम एंड फ्लोएम की। सो दीज आर नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। कौन हुए नॉन वैस्कुलर? थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। कौन हुए नॉन वैस्कुलर? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। याद कर लेना, यहीं से याद कर लेना। एंड बाकी बच्चे हुए कौन? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ये सब क्या हो गए? ये हो गए वैस्कुलर प्लांट्स। क्यों? बिकॉज ऑफ कोर्स दीज प्लांट्स हैव अ वेरी गुड हाइट, डेवलप्ड हो चुके हैं, अच्छी हाइट है, तो नीचे वाले माले से ऊपर 10वें माले तक भेजने में कुछ तो ट्रांसपोर्ट चाहिए ही। सो ये जो तीन होते हैं, दीज तीन आर वाओ, हिंदी इंग्लिश मिक्स चल रहा है, इंग्लिश चल रही है यहाँ पे, है ना, वैस्कुलर प्लांट्स। ओके, समझ गए? क्लियर? तो इतनी कहानी मैंने क्यों बताई? तो क्वेश्चन पे आओ ना, इतनी कहानी क्वेश्चन के लिए बताई है मैंने। तो देखो यहाँ पे नॉन वैस्कुलर लिखा है, तो सोच के बताइए नॉन वैस्कुलर क्या क्या है? थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, अभी जस्ट पीछे बताया, अब नहीं भूलने का। क्या बोला? थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा, यानी यहाँ टी और बी लिख दूँ, टी बी। अब टी बी से ना किसी को ट्यूबरकुलोसिस याद आए तो वेरी गुड, क्योंकि दिस इज द वे आई टीच, है ना। किसी भी चीज़ से अगर बायो की कोई चीज़ याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। टीबी लिख दिया तो किसी के दिमाग में टीबी, ट्यूबरकुलोसिस घूमेगा, तो अच्छी बात है, आपको याद है डिजीज। ओके, टी एंड बी यानी थैलो और ब्रायो। तो यहाँ पे जो है मैं पॉइंट्स लिखना या लास्ट में लिखते हैं, चलो लास्ट में लिखते हैं, पहले यहाँ काम कर लेते हैं फिर लास्ट में लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट कहाँ आते हैं हम? थर्ड पॉइंट पे, लैक ट्रू लीव्स एंड रूट्स। क्या लिखा है? लैक ट्रू लीव्स एंड रूट्स। अच्छा, किसी को अगर फिर से भूल गए हो कि हमारा जाना कहाँ है हमें, तो हमें यहाँ आना है, ठीक है, यहाँ पे हम मार्क करेंगे। उधर कोई भी ऑप्शन में टिक करके मत आना डायरेक्ट, आपको यहाँ टिक करना है ऑप्शंस में। इज इट क्लियर इनफ? ओके, अब आ जाओ, कहाँ पे आओ? थर्ड पॉइंट पे, लैक ट्रू लीव्स एंड रूट्स। ये कहाँ पे होगा? अगेन जो प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स हैं उनमें ट्रू लीव्स एंड ट्रू रूट्स नहीं होते हैं। ट्रू लीव्स ट्रू रूट्स यानी क्या? तो आ जाओ इधर, बचपन में या एक्चुअली मैं तो अभी भी ऐसे ही बनाती हूँ। जैसे ये ग्राउंड है, मुझे बोला है मैम ने कि ना आपको बनाना है, पेड़ बनाना है, एक ट्री बनानी है, तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही एक ग्राउंड बनाऊँगी और ऐसी लीव्स और रूट्स बनाऊँगी। लीव्स कैसे हो गई है? रूट्स बनाऊँगी। देन अगेन ऊपर मुझे कहा है तो मैं ऐसे ऐसे करके जो है लीव्स बनाऊँगी और यहाँ पे बचपन वाला फ्लावर बनाऊँगी। ठीक है, मुझसे अच्छा फ्लावर आप लोग बना लोगे, आई नो दैट। ठीक है, यहाँ मतलब समझो मेरा। एक बात बताओ, अच्छा ये लिखने से पहले ये डायग्राम में किसी भी बच्चे को बोलूँ कि आओ और मुझे बताओ ज़रा यहाँ पे लीफ कहाँ है, तो बच्चा खुद आएगा और ऐसे बोलेगा मैम ये रही लीफ। कैसा सवाल है ये रही रूट्स। अच्छा मैं आपको और बता देता हूँ, ये है जो फ्लावर आपने बहुत ही अजीब सा बनाया है पर ये फ्लावर है। ओके, तो क्लियरली स्टेम बता देगा, सब कुछ बता देगा वो। क्यों? बिकॉज आपको क्लियरली एक डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है। व्हाट एम आई सेइंग? यहाँ पे आपको क्लियरली क्या दिख रहा है? डिफ्रेंशिएशन। कि ये अलग से आपको ग्राउंड के नीचे दिख रहे हैं प्रॉपर रूट्स, ग्राउंड के ऊपर जो है कैनोपी आपको अच्छी दिख रही है। कैनोपी यानी क्या? ग्राउंड के ऊपर जो जितना भी पार्ट होता है ट्री का, लाइक फ्लावर, स्टेम्स, लीव्स, इजंट इट, अच्छे से दिख रहा है, डिफ्रेंशिएटेड है। ऑन द अदर हैंड जो प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स होते हैं
उनमें ट्रू लीव्स एंड ट्रू रूट्स नहीं होते हैं। हो सकता है जैसे ब्रायोफाइट में रूट लाइक स्ट्रक्चर हो, जैसे राइजोइड्स हो, लाइक स्ट्रक्चर हो, बट ट्रू लीव्स ट्रू रूट्स नहीं होते। तो इसमें अगेन कौन आ जाएंगे, टी एंड बी, टी एंड बी, यानी थैलोफाइट एंड ब्रायोफाइट। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ, एम्ब्रियो फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, किसकी बात हुई है, फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? जब मीटिंग होती है मेल एंड फीमेल गमेट की, फर्टिलाइज करते हैं। तो ये काम कब होगा, ये काम कब होगा भाई, ये काम तो तब होगा ना जब आप एडवांस होगे, जो प्लांट के सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कैसे हों, डेवलप्ड हों, सेपरेट सेक्स ऑर्गन्स हो, मेल का अलग हो, फीमेल का अलग हो। तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, एडवांस वाले में। यहाँ पे एडवांस वाला कौन है, यहाँ पे एडवांस वाला इज टेरिडोफाइट। कौन है यहाँ पे, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में कैसे होगी कहानी, तो देखो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है एक मेल गैमेट। क्या होता है, एक मेल गैमेट, बहुत ही बेसिक सी बात है ये, और एक होता है फीमेल गैमेट। गैमेट वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया, गैमेट यूजुअली सेक्स सेल्स होते हैं ना, उन्हें गैमेट कहा जाता है, क्योंकि बॉडी के बाकी सारे जो सेल्स, चाहे बॉडी ह्यूमन्स लो, ऑर्गेनिजम्स लो या प्लांट्स लो, बॉडी के सारे सेल्स में ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर पाएँ। कुछ रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं गैमेट। तो गैमेट, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट जब फ्यूज होता है, उसके बाद जो बनता है बेबी प्लांट, हमारा छोटा सा बेबी प्लांट, उसे हम कहते हैं इनिशियल स्टेज में जाइगोट कह लो, एंड थोड़ा लेटर ऑन करके हम उसे और क्या कह सकते हैं, एम्ब्रियो। तो कंफ्यूजन, मैं ये बात क्यों बता रही हूँ इतनी बेसिक सी, तो कभी कभार क्या होता है, जैसे आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया, एम्ब्रियो फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब किसी को अगर इतना याद हो कि हाँ मैम हमने तो ये देखा है गैमेट फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, ये तीसरा एम्ब्रियो कहाँ से आया भाई, तो थोड़े आगे की स्टेज है, जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो ही बनेगा। एक ही बात है, वो थोड़ा जो है टाइम लिमिट का डिफरेंस है, कितने टाइम में ग्रो करा तो ये बना। तो इसमें कहीं भी गलत नहीं कहा है उन्होंने, ठीक है। एम्ब्रियो फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो विच मीन्स टेरिडोफाइट आएगा यहाँ पे। कहाँ पे आएगा, टेरिडोफाइट आएगा इधर, पी लिख देते हैं, टेरिडोफाइट। ओके चलो नेक्स्ट कहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट हम आएंगे फिफ्थ वाले पे, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। किधर आएंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ्स में। फोटो ऑटो, ऑटो कौन सा मतलब होता है, ऑटो वो ऑटो में बैठ के जाते हो, एक तो वो होता है, और एक जो बाइक होती है हमारी ऑटो स्टार्ट खुद ही से। तो ऑटोट्रॉफ्स कौन है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वेरी बेसिक, इसकी कहानी मैं और नहीं बताऊंगी। फोटो का मतलब क्या, बस एक चीज़ सुन लो, फोटो यानी वो खींचने वाली फोटो नहीं जो ऐसे ऐसे पोज करके हम खिंचवाते हैं। यहाँ फोटो का रिलेशन होता है फोटॉन से। ये वर्ड आप फिजिक्स में अगर अभी पढ़ते हो तो वेल एंड गुड, हायर क्लासेस में देखोगे फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होते हैं, जो सन की एनर्जी आती है ना, सोलर एनर्जी, धूप जो आ रही है, उसे माना जाता है कि इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। पैकेट होते हैं छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, उन्हीं पैकेट को नाम दे दिया गया है फोटॉन। तो सन की एनर्जी से जो अपना खाना बनाए दोज आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स, बेसिक। तो इसमें क्या किसी को कोई सवाल है, अरे ये प्लांट्स हैं, ये सभी फोटो ऑटोट्रॉफ हैं, ग्रीन प्लांट्स है ना सब, क्या करते हैं, सन की एनर्जी से जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स में बेझिझक आप क्या रखोगे, बी टी टी, तीनों ही रख दोगे। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 6 एग्जांपल्स ऑफ पॉलीट्राइकम एंड फ्यूनेरिया। फॉर दिस देयर इज नो सच, बहुत थ्योरी नहीं है कुछ, क्यों, बिकॉज एग्जाम्पल्स, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स और डायग्राम की लेबलिंग बहुत अच्छे से याद करनी है। याद कैसे, आई एम नॉट सेइंग रट्टा मार लो, मैं ये नहीं कहूँगी, समझो उस डायग्राम को, इमेजिन करो, कहानी बनाओ, अरे वाह ऐसा डायग्राम है। और अगर नहीं इमेजिन हो रहा तो जाओ पिछले वाले वीडियोस देखो, हमने बहुत ही अच्छे से साथ में पढ़े हैं, तो साथ में पढ़ने से क्या याद हो जाते हैं। तो वो देखो, एग्जाम्पल्स देखो कॉमन वाले और याद करो, देखो क्योंकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे दिया। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या है, पॉलीट्राइकम एंड फ्यूनेरिया, ये होते हैं एग्जाम्पल्स ब्रायोफाइटा के, ठीक है। अब किस पे आओगे, 7th वाले पे आ जाओ। स्पोरोफाइट इज पैरासिटिक ओवर गैमेटोफाइट। अब ये कौन सी फाइट चल रही है मैम, तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है। दो हमने पढ़े थे, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। इनकी लाइफ साइकिल में, ध्यान से सुनना, इनकी लाइफ साइकिल में 2 टाइप की स्टेजेस होती हैं, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। ओके अच्छे से सुनना क्या कहना चाह रही हूँ मैं, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। लाइफ साइकिल होती है ना, लाइफ साइकिल जैसे पहले लाइफ साइकिल में बेबी बना, फिर थोड़ा यंग हुआ, फिर अडल्ट बना, फिर सीनियर, तो वैसे ही
ये जो प्लांट्स हैं हमारे ब्रायो एंड टेरिडो, इनकी लाइफ साइकिल्स में ये दो स्टेजेस आती हैं, वन इज स्पोरोफाइट एंड अदर इज गेमेटोफाइट। अब नाम से समझ आ रहा है कुछ, स्पोर्स वर्ड आया है, स्पोर्स का मतलब क्या होगा, स्पोर्स से हम क्या कह सकते हैं, स्पोर्स मतलब ये जो है एसेक्सुअल फेज है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये कैसा फेज होगा, एसेक्सुअल फेज जो होगा स्पोरोफाइट। वेजिटेटिव फेज कह सकते हो, एसेक्सुअल फेज कह सकते हो। ऑन द अदर हैंड गेमेटोफाइट, अरे गेमेट की बात है, मतलब दिस विल कम अंडर सेक्सुअल फेज है। ये जो प्लांट है इसकी जो लाइफ साइकिल में जो टाइम आया है दैट इज सेक्सुअल फेज, क्योंकि गेमेट फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट नाम है, किसका फॉर्मेशन है, स्पोर का फॉर्मेशन है, स्पोर्स की कहानी है। ऑन द अदर हैंड गेमेटोफाइट है, तो किसका फॉर्मेशन है, गेमेट का फॉर्मेशन है, गेमेट की कहानी है। अगेन तो यहाँ पे ना मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, मैंने सिर्फ नाम पढ़े और मैंने बता दी कहानी, नाम के अंदर ही कहानी है। क्लियर है? तो यहाँ पे अब दोनों जगह, किधर पे, यहाँ पे मैम, यहाँ पे तो कर रहे हो, यहाँ कहाँ, अरे ब्रायो एंड टेरिडो में, ये दोनों लाइफ साइकिल तो होती हैं, लाइफ साइकिल के फेजेस होते हैं, बट इन दोनों में कहीं पे, या तो ब्रायो में या तो टेरिडो में क्या होता है, एक जगह स्पोरोफाइट डोमिनेंट होती है। अच्छे से सुनना, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, जैसे वो इंसान जो बहुत ही ताकतवर हो, है ना, वो दूसरे पे क्या हो जाता है, हावी हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है। वैसे ही ब्रायो और टेरिडो में सेपरेटली एक जगह पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट रहता है गेमेटोफाइट पे, और दूसरी जगह गेमेटोफाइट क्या रहता है, डोमिनेंट रहता है स्पोरोफाइट पे। तो अब आप जरा ऑप्शन में देखो, आपको क्या दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक, तो हम बताते हैं कि ये किसकी बात है, कौन सी बात, स्पोरोफाइट। ध्यान से सुनना, स्पोरोफाइट इज पैरासिटिक ओवर गेमेटोफाइट। पैरासिटिक कह लो या डोमिनेंट कह लो, वही बात है। पैरासिटिक मतलब क्या, एज अ पैरासाइट ये रहता है, मतलब ज्यादा जगह वो घेर लेता है और ये जो है छोटा सा अपनी लाइफ स्पैन में रहता है। पैरासिटिक कह लो या डोमिनेंट कह लो। स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट ओवर गेमेटोफाइट। तो ये जो फीचर है, दिस फीचर इज इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट में स्पोरोफिटिक जो बॉडी रहती है वो पैरासिटिक होती है, किसके ऊपर, गेमेटोफाइट के ऊपर, और टेरिडोफाइट में इट्स वाइस वर्सा, यानी उल्टा हो जाता है। ओके, अब आ जाओ लास्ट वाले ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन क्या है, एग्जाम्पल्स आर हाइड्रोडिक्टॉन एंड लैमिनेरिया। हाइड्रोडिक्टॉन एंड लैमिनेरिया ये एग्जाम्पल है हमारे एल्गी, दैट इज थैलोफाइटा के। तो थैलोफाइटा इज टी। अब बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देख के बता दो बी के लिए कौन कौन है। बी में है 2 3, है ना, 2 3 है, और क्या है 5 6, अच्छा 7, आधे से ज़्यादा सा लग रहा है बी में ही है। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट किस में, पी में, टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में काफ़ी कम है, 4 4 5, कौन से हैं, 4 5। क्लियर है, चलो ठीक है। नेक्स्ट किस पे आए, नेक्स्ट हम आ जाते हैं थैलोफाइटा पे। थैलोफाइटा इज 1 2 3 5 एंड 8, 1 2 3 5 एंड 8। ओके, क्लियर है, और कुछ तो नहीं बचा, और कुछ मुझे नहीं लगता बचा है। ओके, तो अब यहाँ से देखो, ये राइट साइड वाला ना मैं रखे रहने देती हूँ, इसको अपन रब नहीं करते हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट जगह पे लेके जाना है। लेट्स सी, अगर कोई पॉइंट मिस भी हो गया हो तो अपन कवर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ क्या दिया है, बी है, रीड करके बता दे रही हूँ, नहीं दिख रहा हो तो। बी है 2 3 5 6 7, 2 3 5 6 7। तो देख लो ज़रा, 2 3 5 6 7, मुझे लग रहा है ना एक पॉइंट अपन कहाँ पे, ओके ब्रायोफाइटा में। लेट्स सी, हाँ 2 3 5 6 7। तो ज़रा मुझे यहाँ पे देख के बताओ, ब्रायोफाइटा में 2 3 4 भी आएगा यहाँ, 4 कैसे भूल गए, 4 है ना एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो बनता है तो फर्टिलाइजेशन ब्रायोफाइटा में, जब गेमेटोफाइट भी है तो फर्टिलाइजेशन तो हो गई। तो 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, ये है एक तो सी वाला पॉइंट। पर रुक जाओ, अभी भगना नहीं, देख लें पूरे। टेरिडोफाइट है 4 and 5, करेक्ट है। एंड ये जो है 1 2 3 5 7 8, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, विच मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं? चलो, अभी इस वाले में अगर ऐसा होए, कहीं भी कंफ्यूजन आए हो तो कुछ नहीं, उसको फिर से देख लेना, क्योंकि क्या है ना, अपन स्क्रीन पे देखते हैं तो स्क्रीन में हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, बट जब आप एग्जाम दोगे तो आपके तो पूरा सामने रहेगा एक ही पेपर पे। सो नो वरीज। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे जल्दी से। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे आपको एक दिया गया है बॉक्स। क्या दिया है? एक बॉक्स दिया है। हमें क्या करना है? लेट्स रीड। Select the option that correctly fills the blank A to E using the words given in the box. Very simple. It's just like बचपन में हम देखते थे ना, तो यहाँ पे आपको
4 जो है पॉइंट्स दे दिए गए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हैं और इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे आपको क्या करना है, आपको फिलअप करना है कि आपको डेफिनेशन दिया है एंड देन यू नीड टू फिल अप कौन सा पॉइंट करेक्ट है. सो बाएं हाथ का खेल है, नो वरीज. लेट्स स्टार्ट. द डैश प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव सरफेस ऑन विच डैश कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस. द डैश प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव सरफेस. डैश क्या है यहाँ पे, ए. तो ए और बी हमें आइडेंटिफाई करना है. ए एंड बी की कहानी है. तो चलो देख लेते हैं कितने दिए हैं वेरिएबल्स. पहले ए बी सी डी लिख देते हैं यहाँ, ए बी सी डी और ई, इतने ही हैं. चलो मतलब हमें कितने, 5 निकालने हैं इनमें से, कोई दिक्कत नहीं है. नंबर 1 स्टेट्स द डैश प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव सरफेस ऑन विच डैश कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस. किसकी कहानी आ गई यहाँ पे, प्रोटीन सिंथेसिस की. तो कहाँ ले जाओगे अपनी गाड़ी, बोलोगे मैम प्रोटीन सिंथेसिस पे. बिल्कुल सही बात है. प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होते हैं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस, तो आप आ जाइए सेल की कहानी पे. सेल चैप्टर याद है ना, सेल की कहानी में हमने देखा था प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं. कहाँ हो रहे हैं, ये स्ट्रक्चर याद है. अब इसका मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखा, याद आए तो ज़रा रिलेट करना. RER क्यों लिखा है, पूरा नाम नहीं बोलूँगी क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको दे दिया जाएगा. आप ये उम्मीद में मत बैठना कि ओलंपियाड में आपको फुल फॉर्म देंगे. लुक, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड दे हैव जस्ट स्टेटेड SER RER. तो क्या करोगे, अभी के लिए बता दे रही हूँ पर याद रखना. RER इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसकी कहानी अगर याद करो तो इसे रफ क्यों कहा जाता है, एक रफ है एक स्मूथ है. तो रफ जो है ना, इसे इसके सरफेस की वजह से कहा जाता है, इसका सरफेस रफ है. अब जैसे आप किसी रोड पे जा रहे हो, 2 रोड्स हैं आपके आसपास, एक रोड पे पूरा साफ कुछ भी नहीं है उस पे, एंड पास वाले रोड पे बहुत सारे गोल गोल पत्थर रखे हुए हैं. तो क्या कहोगे मनी मन, यार ये रोड तो कितना रफ है, ये रोड तो कितना रफ है. क्यों रफ कहा, क्योंकि गोल गोल पत्थर थे. वैसे ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों दिख रहा है, क्योंकि वहां गोल गोल कोई स्ट्रक्चर्स हैं. उन स्ट्रक्चर्स का नाम है राइबोसोम्स. ऐसे ही दिखेंगे पत्थर जैसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स, इनका नाम है राइबोसोम. अब राइबोसोम्स का मेन फंक्शन, रिमेंबर राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है, भूल ही नहीं सकते, नींद से उठाएं तो भी याद आ जाना चाहिए. राइबोसोम्स का मेन फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस. अरे प्रोटीन यही तो सिंथेसाइज कर रहे हैं, इनको जरा थैंक यू बोलिए. अगर ये नहीं होते तो कैसे बनते हमारी बॉडी में प्रोटीन्स, इजंट इट. तो क्या है, राइबोसोम जो है सहारा ले लेते हैं किसका, RER का, कि यार मैं आप पे रहूंगा, मुझे जरा जगह दे देना, सरफेस दे देना ताकि मैं प्रोटीन सिंथेसिस कर सकूं. सुन लिया क्या बोला, राइबोसोम ने RER को कहा मुझे सरफेस दे देना ताकि मैं प्रोटीन सिंथेसिस कर सकूं. ये लाइन याद रही मेरी, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही बता दोगे. क्या है फर्स्ट ऑप्शन में, द डैश प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव सरफेस ऑन विच डैश कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस. तो पहला डैश क्या होगा, द RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव सरफेस ऑन विच राइबोसोम्स कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस. सिंपल एज दैट. तो ए क्या बोला, RER. अब RER का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 है, याद रखना RER का ऑप्शन नंबर 4 है. तो आई विल राइट 4 ओवर हेयर, क्लियर. एंड सेकेंड क्या था, राइबोसोम. राइबोसोम का नंबर इज 5, सो आई विल राइट 5 ओवर हेयर, क्लियर. यानी ए और बी तो अचीव हो गए. अब सेकेंड स्टेटमेंट पे आओ. डैश सिंथेसाइजेस हॉर्मोन्स सच एज टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल. अब सेकेंड वाले की बात आ गई, हार्मोन सिक्रीशन की बात आई है. तो हार्मोन सिक्रीशन में इसी का भाई है, किसका भाई है, RER का ही भाई है. ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, मुझे बस रफ हटाना है और यहाँ एक दूसरा वर्ड लगाना है. कौन सा वर्ड, SER. काम आसान किया ना, मैं तो स्मार्ट वर्क, मैंने सिर्फ रफ हटाया और मुझे सिर्फ यहाँ लिखना है स्मूथ. अब प्रोटीन सिंथेसिस भी बोलो मैम हटा दो, बिल्कुल ओके, हटा दिया भाई. SER लिखा, SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो साफ वाला रोड. अब साफ वाला रोड है यानी यहाँ राइबोसोम्स नहीं है, बट अब ये ऐसे फालतू तो नहीं बैठेंगे, कुछ तो काम करेंगे. इनका काम है हॉर्मोन्स को सिक्रीट करना. किसे सिक्रीट करना, हॉर्मोन्स को सिक्रीट करना. ये क्या हो गई हॉर्मोन्स की स्पेलिंग, नहीं HORMONES. हाँ भाई, हॉर्मोन्स का सिक्रीशन. हॉर्मोन्स भी कौन से, 2 मेन हार्मोन की हम बात करें तो एक है टेस्टोस्टेरोन एंड दूसरा है कॉर्टिसोल. अरे पीछे नाम नहीं देखे, पीछे नाम देखे ना, यही तो नाम दिए गए थे, टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल.
तो ये जो दो हॉर्मोन्स हैं, ध्यान से सुनो, ये सिक्रीट होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER में। क्लियर है? कॉर्टिसोल जो है, कॉर्टिसोल हमें पता है ये कहाँ हमारे सिक्रीट होता है, ये सिक्रीट होता है हमारे ग्लैंड्स में, ग्लैंड्स में सिक्रीट होता है। कौन सा ग्लैंड है ये? एड्रिनल ग्लैंड, याद आ रहा है, जहाँ पे हमने एड्रिनलिन भी पढ़ा था। ओके, तो इस ग्लैंड में ये सिक्रीट हो रहा है। ऑन द अदर हैंड टेस्टोस्टेरोन जो है ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, उसमें मदद करता है। तो विच मीन्स SER का काम यहाँ क्या हो गया? हार्मोन सिक्रीशन का। क्लियर है? तो C की जगह क्या आ जाएगा? SER। SER का नंबर आई थिंक 1 है। यस, करेक्ट। अब आ जाओ D और E पे जल्दी से। D क्या है? थर्ड वाला, डैश पैकेजेस मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन द सेल एंड डिस्पैचेस देम। पैकेजिंग का नाम है। पैकेजिंग जैसे चिप्स की इंडस्ट्री याद है? चिप्स की इंडस्ट्री याद है कि नहीं? याद दिला देते हैं। एक चिप्स की फैक्ट्री है, ठीक है, किसी के भी हो, चाचा वगैरह की तो अच्छी बात है। चिप्स की फैक्ट्री होती है ना, चिप्स बन रहे हैं बहुत सारे बल्क में। अब एक बात बताओ, इतनी मेहनत करके चिप्स बनाए हैं, अब उन चिप्स को क्या आप मार्केट में ऐसे ही भेज दोगे बिना किसी पैकिंग के? बोला ऐसे ही हम दे देते हैं, कोई भी नहीं करेगा ऐसा। सब क्या करते हैं? चिप्स को, चिप्स तो बन गए रॉ फॉर्म में, बट देन द मेन वर्क्स कम, दैट इज द मेन वर्क कम्स, दैट इज पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन। व्हाट इज पैकेजिंग? अरे वही टेस्टी टेस्टी जो चिप्स के पैकेट होते हैं, आधे तो इतने अच्छे होते नहीं हैं, बट हम तो जो है कि पैकेट बहुत अच्छा दिख रहा है वही देख के खा लेते हैं। लाइक लेज, अंकल चिप्स, कितने सारे चिप्स हैं। तो क्या होता है, वो जो है पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन पे ध्यान देते हैं। चिप्स बन के आए, अब उनको पैक करना, अच्छे से तरीके से सील वगैरह लगाना, डिज़ाइन वगैरह तय करना। तो यहाँ पे ये जो मोटिवेशन है ना चिप्स फैक्ट्री से, बता दूँ, ये इन्होंने यहीं से लिया है, जो हमारे सेल हैं वहाँ से लिया है। हमारे सेल में भी किससे? गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी कह लो, गोल्जी अपैरेटस कह लो, इन्हीं सब से मोटिवेशन लेके चिप्स फैक्ट्री वालों ने पैकेजिंग करी। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है? देखो, गोल्जी बॉडी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, अभी हमने पीछे प्रोटीन बनाए थे ना फर्स्ट पॉइंट में, तो उन्हीं प्रोटीन्स को मॉडिफाई करने में और पैक करने में मदद करता है। कौन? गोल्जी बॉडी। तो पैकिंग एंड मॉडिफिकेशन का काम किसका है? हमारी गोल्जी बॉडी का। क्लियर है? तो यानी ऑप्शन जो डी है, डी का आंसर क्या आ जाएगा? गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। एंड लास्ट बचा है, लास्ट क्या है? डैश प्लेज इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, दिस इज अ बिट न्यू टर्म मे बी फॉर सम पीपल, तो डोंट वरी। मेटामॉर्फोसिस, अच्छा फ्रॉग तो पता ही है ना, अरे मेंढक तो पता ही है, बारिश के सीजन में इतना आता है फ्रॉग। तो फ्रॉग की यहाँ पे कहानी जरा सुन लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमने देखी थी सेल वाले चैप्टर में भी। मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस क्या होता है? देखो, ये सिर्फ फ्रॉग में नहीं होता है, ये मत समझना, ये फ्रॉग में भी होता है। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल में, जैसे लाइफ साइकिल चलती है, जो बेबी होते हैं उससे अडल्ट में बनते हैं, पर अडल्ट में बनने के लिए इन्हें अपने बचपन की कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। बचपन की कुछ चीज़ें छोड़नी यानी, अब जैसे मान लो कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है उसमें बचपन में टेल है, तो बड़े होके कहता है मुझे टेल नहीं चाहिए। अब बच्चे बड़े होते हैं, कहते हैं ना कि मुझे ऐसी हेयर कट नहीं चाहिए, तो वैसे ही इन जो जानवर हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके बच्चे कहते हैं हमें टेल नहीं चाहिए, कुछ कहते हैं हमें ये वाले हेयर नहीं चाहिए। तो अब हम कहते हैं ठीक है भाई, तुम्हारा मेटामॉर्फोसिस करना होगा। तो मेटामॉर्फोसिस इज बेसिकली व्हेन अ लार्वा इज कन्वर्टिंग इनटू एन अडल्ट। अच्छे से सुनना, क्या बोला? व्हेन अ लार्वा इज कन्वर्टिंग इनटू एन अडल्ट, मॉडिफाई होता है वो अडल्ट में, तो क्या हो रहा है, वो कुछ अपनी चीज़ें छोड़ रहा है, कुछ बॉडी के फीचर्स, लाइक जैसे मैंने बताया ना, एग्जांपल ले लो, हेयर हो गई, टेल हो गई, ओके, ऐसे कुछ भी बॉडी के पार्ट्स हो गए, उसको छोड़ के जब वो अडल्ट बने, दैट प्रोसेस इज व्हाट? मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पे फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस में उसकी मदद करता है। कौन मदद करता है? लाइजोसोम। लाइजोसोम कौन है हमारे? याद आया, वही सुसाइडल बैग्स जो कि अपने ही सेल को खा जाते हैं। इनका काम क्या है? वेस्ट मटेरियल सेल्स के जो भी खराब चीज़ें उन्हें खाना। तो यहाँ पे जब मेटामॉर्फोसिस होता है फ्रॉग का, तो टेल वगैरह उसको भी छोड़नी होती है लार्वा को, तो लार्वा की टेल वगैरह कौन खा जाता है? कौन खाने का काम करता है? लाइजोसोम। सो विच मीन्स लाइजोसोम हेल्प इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। इज इट क्लियर? तो विच मीन्स कि ये जो ऑप्शन ई है, यहाँ पे क्या आएगा? लाइजोसोम। तो ई का ऑप्शन हम लिख सकते हैं 3। क्लियर? अब ये हमने यहीं लिखा है, हम जाते हैं अगले स्लाइड पे और मैच कर लेते हैं। ओके,
क्लियर? तो यहाँ से मैच करने का काम है। अभी इसी के ऊपर आ गया, कोई बात नहीं, बता देती हूँ मैं आपको रीड करके। ए है 4, बी है 5। ए 4 ऑप्शन ए एंड बी में है, बी 5 दोनों में ही है, तो सी जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन सही है। सी क्या है? सी 1 है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डी 2 है और ई 3 है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलो मैं अपने आप को शाबाशी दे रही हूँ, ठीक है, ओके। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। अरे वाह, डायग्राम वाला क्वेश्चन है, बड़े ही मजे आने वाले हैं इसमें। डायग्राम देखेंगे हम। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन ऑर्गेनिजम्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव बीन गिवन 5 ऑर्गेनिज्म, 5 ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, जरा इनको पहचानो। नाम नहीं दिया है भाई, सीधे ऑर्गेनिज्म दिए हैं, मतलब पलक मैम ने कहा था डायग्राम, फोटो, ये सब याद रखने हैं ऑर्गेनिजम्स के, ओके। यहाँ आपने पहले तो इन्हें पहचाना। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, इन 4 स्टेटमेंट्स में यू हैव टू टेल कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। भैया गलत है, ओके, सही वाला नहीं, गलत वाला। तो गलत के लिए पहले इन्हें पहचानते हैं। इन क्वेश्चंस को मैं कैसे कराती हूँ, अब कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, क्या करते हैं वो, कि उनकी भी गलती नहीं है। देखो मैं नहीं मानती किसी की गलती है, अगर आपको पता ही नहीं है किसी चीज़ का सही तरीका क्या है, सो यू आर नॉट एट फॉल्ट, बट आज जान लो, आज की बात ये गलती नहीं करना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो ना डायग्राम वाला या ऐसे, तो ट्राई नॉट टू कि आप ऑप्शन पहले पढ़ रहे हो एंड देन आप क्वेश्चन को रिलेट कर रहे हो उससे, है ना। सो दिस मीन्स कि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हाँ, कहीं कहीं होता है कि यार किसी चीज़ में डाउट होता है, एक गाड़ी नहीं अटक जाती है कि ये वाला पॉइंट याद नहीं आ रहा है, तब आओ ऑप्शन वगैरह देखो, होता है कभी कभी, कोई बात नहीं। बट अपनी कोशिश ये रखो कि फर्स्ट वेन एवर देर इज अ डायग्राम, ट्राई टू आइडेंटिफाई द डायग्राम, इजंट इट। तो हम शुरुआत करते हैं, किससे शुरुआत करें, पहले वाले से, ऑफ कोर्स पहले वाले से ही करेंगे। यहाँ नंबरिंग डाल दूँ, क्या है नंबरिंग, 1 2, थोड़ा दूर डालते हैं क्योंकि ना नाम लिखने पड़ेंगे अपन को। 1, अरे 1 2 3 4 5। अच्छा, जब तक मैंने आइडेंटिफाई करूँ ना, कुछ बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट्स होंगे मेरे जो पहले ही नाम बता देंगे। तो अगर नाम आते हैं ना, तो आई रियली वांट टू सी कि कौन सबसे जल्दी नाम बताता है। सिर्फ इनके नाम बता दो, आंसर तो अपन देखते रहेंगे। सिर्फ इन 5 के नाम 1 2 3 4 5 करके, जिसके भी नाम आते हो, चलो सबके नहीं आए, जिसके भी आते हो जल्दी से कॉमेंट करके मुझे इन ऑर्गेनिजम्स के नाम बताओ। क्लियर है? चलिए आते हैं, 5 ही है ना, चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट डायग्राम देख के थोड़ा याद करो, ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम है ये। डायग्राम ये किसका है? ये डायग्राम है वही हमारी क्लास, किसकी, जो क्लास नहीं, एक्चुअली क्लास नहीं, फाइलम की बात है। यहाँ पे देख के मैं इतना तो समझ गई, कि पलक ये जो क्वेश्चन है ना, ये एनिमल्स हैं सब। ये क्या है? ये एनिमल्स है। अरे पहले आइडेंटिफाई तो करो कोई चीज़ क्या है, कि लिविंग भी है, नॉन लिविंग है, प्लांट है, एनिमल है। तो ये देख के मुझे 5 देख के लगता है कि हाँ भाई ये एनिमल ही है, बिल्कुल। आप कुछ होंगे बोलेंगे मैम 5वां वाला लग नहीं रहा है, पर ये भी है, ये भी एनिमल ही है, ओके। तो विच मीन्स व्हाट आई विल डू, टाइम मशीन की सुई कहाँ लगाई मैंने? एनिमल किंगडम पे। तो एनिमल किंगडम पे पहले व्हाट यू नीड टू लर्न इज, आपको ये याद होना चाहिए कि जितने हमने फाइलम देखे हैं ना, उनका सीक्वेंस जो है आपको याद होना चाहिए। वो सीक्वेंस कैसे याद हो, तो एक जिंगल बताई थी, जाके देख लेना, बिल्कुल बहुत बड़ी, और 2-3 बार बताई है मैंने वो जिंगल, ओके। तो याद करने के लिए फाइलम्स को, उसमें से सबसे पहला फाइलम कौन सा होता है बताओ? सबसे पहला फाइलम एनिमल किंगडम का हमने कौन सा देखा है? सेलुलर लेवल वाला। याद आ रहा है? मैं इतना टाइम पता है क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप जल्दी से कमेंट करके बताओ, तो बैठे मत रहो, जिसको आता है अभी जल्दी से बताओ, ओके। तो फर्स्ट वाला हिंट है मेरी कि इसका सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। व्हाट इज सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? यानी सेल्स तो मल्टी सेलुलर हैं, बहुत सारे हैं, बट लूजली अरेंज्ड हैं। दे आर नॉट अरेंज्ड इनटू टिश्यूज, बिल्कुल लूजली अरेंज्ड है सेल्स। हिंट दे दिया। अरे पॉरीफेरा का मेंबर है ये। पॉरीफेरा पढ़े थे, स्पॉन्जेस, उसमें भी कौन सा? नहाने वाला स्पॉन्ज। अब तो नाम आ गया, बोलो बस मैम अब छोड़ दो, अब तो ये क्या है? ये है हमारा बाथ स्पॉन्ज, ठीक है, बता दिया, नहाने वाला स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज, ये नाम है इसका। अच्छा, बाथ स्पॉन्ज का जब तक अगर किसी ने आइडेंटिफाई किया हो तो गुड, नहीं किया हो तो जल्दी से मुझे इसका साइंटिफिक नेम तो लिख के बताओ, ये तो याद होना चाहिए। बाथ स्पॉन्ज का साइंटिफिक नेम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। कैसे कमेंट करोगे? डायरेक्ट आंसर लिख दो, या तो क्वेश्चन नंबर 3.1 ऐसे लिख दो, मैं समझ जाऊंगी, ओके। चलो अब आ जाओ सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला तो ये है, ये ऐसा लग रहा है कोई वॉर करने के लिए तैयार है, बिल्कुल अब समझ गए, हिंट दे दी इतनी बड़ी, वॉर करने के लिए तैयार है। यानी दिस इज
पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, कौन है ये? इसका कॉमन नाम क्या है? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कौन है? वो है हमारा फाइसेलिया। फाइसेलिया क्या है? फाइसेलिया क्या है? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ये तो भूलना ही नहीं, बहुत ही कॉमन वाला है। एंड तीसरा वाला तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, इतना क्लियर इसका स्ट्रक्चर है। पी से ही इसका नाम है। हाँ, पी से मेरा भी नाम है, पी से इसका भी नाम है। इसका नाम क्या है? इसका नाम पैलीमॉन है, या कॉमनली कह लो तो प्रॉन है। पैलीमॉन है या कॉमनली कह दो तो क्या है ये प्रॉन है। फोर्थ वाला नॉट अगेन, बोलूंगी नहीं, बच्चे भी बता देंगे ये कौन सा वाला आता था। आई रिमेंबर आई यूज्ड टू वॉच दिस अपने चाइल्डहुड में, याद ही नहीं आ रहा इसका नाम। ऑसवर्ल्ड, यस ऑसवर्ल्ड होता था। ऑसवर्ल्ड क्या है? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस टाइप का स्ट्रक्चर होता था ना, ऑसवर्ल्ड। तो दिस इज ऑक्टोपस। नहीं, ऐसा लग रहा है बच्चों को पढ़ा रही हूँ ना, फर्स्ट क्लास के ऑक्टोपस एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। दिस इज ऑक्टोपस। एंड फिफ्थ वाले में हो सकता है किसी को डाउट थोड़ा आए कि ये प्लांट जैसा है, बट नहीं, ये इकाइनोडर्म जो है हमारा फाइलम, उसका ही एक प्राणी है। कौन है ये है हमारा फेदर स्टार। व्हाट इज दिस? एंटीडॉन है। डॉन बोलो, मैं कहाँ का डॉन है? एंटीडॉन है, ये इकाइनोडर्मेटा का डॉन है, ठीक है, एंटीडॉन। इसे हम फेदर स्टार भी कहते हैं। क्लियर हो गए? समझ आ गए? जिसने पहले बता दिए तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब आ जाइए इधर पॉइंट्स पे। हमें क्या बताना है? अच्छा, क्वेश्चन एक बार वापस देख लें। इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट यानी गलत स्टेटमेंट बताना है। तो गलत स्टेटमेंट देखते हैं क्या है इनसे रिलेटेड। चलिए आओ, फर्स्ट वाला, ऑर्गेनिज्म 1 possesses quonocytes whereas organism 5 possesses water vascular system। ऑर्गेनिज्म 1 क्या है? ऑर्गेनिज्म 1 है बाथ स्पॉन्ज। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप जो है ये एग्जाम्पल्स के नाम लिखते हो और आपको ऐसा कोई फीचर आ जाए तो आपको ये लगेगा मैम एग्जाम्पल तो कितने सारे हैं, एग्जाम्पल तो कितने सारे हैं, हर एक के फीचर याद करने बैठेंगे तो खत्म हो जाएगा मैम। 9th स्टैंडर्ड तो छोड़िए मैम, 12th तक हम याद करते रहेंगे। तो बाथ स्पॉन्ज आता किस में है, इतना याद है कि नहीं? व्हाट आई एम सेइंग, आपका मेन काम है, आज ही बता दे रही हूँ, फाइलम। फाइलम से रिलेटेड फीचर याद रखो, फाइलम से रिलेटेड फीचर याद रखो, तो ये जितने ऑप्शंस हैं ये क्लियरली हो जाएंगे। तो सिंपली क्या करना है, पहला क्या है? बाथ स्पॉन्ज। तो बाथ स्पॉन्ज की कहानी नहीं है, यहाँ कहानी है पॉरीफेरा की। तो पॉरीफेरा में जरा याद करिए, पॉरीफेरा में क्वानोसाइट्स की बात है। किसकी बात है? क्वानोसाइट्स। क्वानोसाइट्स क्या है? ये एक टाइप के सेल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट रहते हैं पॉरीफेरा में। तो ये बात भी सही है। फिफ्थ की बात करी है, फिफ्थ क्या है? फिफ्थ पोजेसेस वाटर वैस्कुलर सिस्टम। फिफ्थ है एंटीडॉन। तो हम डॉन के बारे में नहीं पढ़ रहे भाई, हमको डॉन के बारे में नहीं जानना है, हमें जानना है इकाइनोडर्माटा के बारे में। तो थोड़ा याद करिए, इकाइनोडर्माटा में जो डेवलप्ड जो चीज़ है उनके पास मेनली एक ही टाइप का सिस्टम प्रेजेंट रहता है अच्छे से, दैट इज वाटर वैस्कुलर सिस्टम। याद करो, स्टारफिश में देखा था वाटर वैस्कुलर सिस्टम, मैड्रीपोराइट ओपनिंग वगैरह सब दिख रही थी आपको। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहाँ रहता है? फिफ्थ वाले एंटीडॉन यानी इकाइनोडर्माटा में। तो बात ये सही है कि नहीं? अरे मुझे मत समझना कि मैं बात स्पॉन्ज एंटीडॉन इन सब के अलग से फीचर्स याद कर रही हूँ, नहीं, आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम वे। आई एम लर्निंग इनके, हाँ मैंने नाम और साइंटिफिक नाम जरूर याद किए हैं, बट व्हाट डू? आई एम लुकिंग एट द फाइलम। यहाँ मैं आपको वही अप्रोच बता रही हूँ जैसी मैं लगाऊंगी, ओके ठीक है, आया समझ? तो पहले वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, पर इसको मार्क मत करना है ना, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट बताना है। तो आ जाओ बी वाले पे। बी क्या कहता है? ऑर्गेनिज्म 2 इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल whereas organism 3 is ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो 2 कौन है भैया? 2 है फाइसेलिया। 3 कौन है? 3 है पैलीमॉन। ओके, तो फाइसेलिया एंड पैलीमॉन को याद करने के लिए देखो, ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एक बार जल्दी से मैं समझा देती हूँ। ये वर्ड याद है? एम्ब्रियो, है ना? तो एम्ब्रियो की ही, उससे ही रिलेट करो, एम्ब्रियोनिक लेयर्स और व्हाट वी कॉल इट जर्म लेयर्स जिसे हम कहते हैं। जर्म लेयर्स जो है 2 टाइप में आपको दिखेंगी। कौन से 2 टाइप में? एक आपको दिखेंगी, क्या ये काले वाला आ जाएगा नहीं क्या पेन? आजा आजा, हाँ आ गया, डिप्लोब्लास्टिक। और दूसरा क्या है? तीसरा कैसे हुआ? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके चलो, किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि बहुत जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने सारे चैप्टर्स कर लिए हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो थोड़ी गाड़ी भगा लें, है ना? तो ठीक है, बता देना अगर बहुत फास्ट जा रही हूँ तो धीरे धीरे चलेंगे, कोई बात नहीं। ओके, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक।
डिप्लो, डिप्लो DI वर्ड का मतलब क्या है, इसको काट के मैं पढ़ाऊंगी, काट के डिप्लो यानी टू, दो बूंद जिंदगी की, है ना। तो टू यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट हैं। और ट्रिप्लो, ट्रिप्लो का मतलब ये है तीन, तो तीन यानी क्या, जिसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट हो। अरे नाम में सब कुछ है यहाँ पे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ऐसे पढ़ने लगो याद हो जाएगा, बायोलॉजी में कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। वंस यू स्टार्ट थोड़ा समझने लगो और फिर याद करो। हाँ, इतना मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, सही बात है, आपको याद करना पड़ता है, आपको बिकॉज बहुत वास्ट चीज़ें हैं, याद करना पड़ता है। बट कैसे, अपने दिमाग को रिलेट करके याद रखो यार, इतना अच्छा पढ़ रहे हो मैग्नेट ब्रेन्स के टीचर से, तो थोड़ा अपना क्या करोगे, ऐसा कॉन्सेप्ट फॉलो करो कि कुछ कुछ ट्रिक्स बना लो अपने लिए। अच्छा मैं ऐसे याद रखूँ, तो मैं तो ऐसे याद रखती हूँ, डिप्लो और ट्रिप्लो, डाई का मतलब 2 है, ट्रिप्लो का मतलब 3 है, तो इधर 2 लेयर है उधर 3 लेयर है, सिंपल। और 2 लेयर काय की है, तो यहाँ पे जो 2 लेयर हैं वो है एक्टोडर्म, लेयर के नाम भी याद आ गए, रिवाइज हो रहा है हमारा, देखो ना, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ऑन द अदर हैंड 3 लेयर में एक्टो भी मिलेगी, एंडो भी मिलेगी, बीच वाली आ जाएगी एक और, बीच वाली कौन है, मीजोडर्म। ओके, क्लियर इनफ। तो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, फाइसेलिया था और एक और कौन सा था, 2 और 3, फाइसेलिया और पैलीमोन। तो फाइसेलिया को जरा याद करो, फाइसेलिया किस में आता है, फाइसेलिया आता है सीलंट्रेटा फाइलम में, सीलंट्रेटा, और इस फाइलम का एक और नाम है नाइडेरिया। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पे अगर लिखा हो कि सीलंट्रेटा या नाइडेरिया, दोनों एक ही का नाम है ना। तो फाइसेलिया इज ऑल्सो सीलंट्रेटा एंड इट इज ऑल्सो नाइडेरिया, वन एंड द सेम थिंग। सो सीलंट्रेटा में, सीलंट्रेटा जो है प्रिमिटिव इनिशियल वाले ऑर्गेनिजम्स है पॉरीफेरा के बाद, तो इनमें जो लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं दैट इज बेसिकली डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक यानी 2 ही जर्म लेयर्स आपको देखने को मिलेगी, यानी सीलंट्रेटा तो हो गया डिप्लोब्लास्टिक। ऑन द अदर हैंड पैलीमोन, प्रॉन किस में आता है, प्रॉन आता है हमारे अर्थ्रोपोडा में, इंसेक्ट वाली क्लास में, इंसेक्ट वाली क्लास है, एडवांस वाली क्लास है, यानी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी 3 जर्म लेयर्स, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, इजंट इट। अब अगेन कैसा मैंने लगाया कॉन्सेप्ट, मैंने क्या यहाँ पैलीमोन लिखा है, मैंने लिखा है सीलंट्रेटा, मैंने लिखा है अर्थ्रोपोडा, क्योंकि मुझे फाइलम के फीचर्स याद है और मुझे इतना पता है कि ये एग्जाम्पल किस फाइलम में आता है, सिंपल एज दैट। तो यानी ये जो बात कही है इन्होंने बिल्कुल 100%, 101% करेक्ट। लेट्स कम टू ऑप्शन नंबर सी, 3, 4 and 5 आर यूसीलोमेट्स, 3, 4 and 5, 3, 4 and 5 कौन है, पैलीमोन, ऑक्टोपस एंड एंटीडोन, ये सब क्या है, यूसीलोमेट। सीलम आज ही यहीं पे जान लो, सीलम क्या होता है, सीलम सी से सी याद रखो, कैविटी होती है, बॉडी कैविटी। यू, ये वाला जो यू है ना, इसका मतलब होता है ट्रू, जैसे यूकैरियोट पढ़ा है तो EU का मतलब होता है ट्रू, यानी ये 3 ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये हैं ट्रू सीलम वाले, इनमें सीलम प्रेजेंट रहता है। तो इससे ये 3 कौन है जरा बताओ, पहला वाला तो ठीक है मैम बता दिया, अर्थ्रोपोडा है, ये ऑक्टोपस क्या होता है, मोलस्का, ठीक है, और लास्ट एंटीडोन क्या होता है, इकाइनो। तो व्हेन आई नो द फाइलम, आई नो दैट दीज फाइलम आर ट्रू सीलोमेट्स, दीज फाइलम आर ट्रू सीलोमेट्स। अरे याद करो ना, एनिलिडा से तो चालू हो गया था सीलम, एस्टेलमिंथिस तक क्या था, स्यूडोसीलम, और उसके बाद से एनिलिडा से सारे चालू हो गए ऑर्डेट्स तक क्या, यूसीलोमेट, यानी इनमें ट्रू सीलम प्रेजेंट रहता है, विच मीन्स कि सेकंड बात, थर्ड पॉइंट भी आपने बिल्कुल सही कह दिया। तो बचता है लास्ट वाला। अब लास्ट वाला गलत क्यों है, तो देखो, ऑर्गेनिजम्स 4 and 5 possess notochord at some stage in their life। 4 and 5 है मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड याद करिए, दिस इज अ फीचर, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कॉर्डेट्स का। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स, ये सब कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, कॉर्डेट्स में, कॉर्डेट्स में देखने को मिलेंगे। तो जरा ये देख के बताओ, इकाइनो और मोलस्का तो नॉन कॉर्डेट्स हैं, विच मीन्स ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया, यानी ऑप्शन 4 जो है दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो कि नहीं, बात हो गई। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स each with 1 or 2 blanks and select the option that correctly fills any 4 of them। that is very again same वाली बात है जो पहले देखी थी, बट इसमें आपको ना कोई डब्बा नहीं दिया, इसमें डब्बा इन द सेंस कोई बॉक्स नहीं दिया है, यू हैव टू, आप पढ़ो एक्सप्लेनेशन एंड देन टेल द आंसर, एंड देन इसके बेस पे आपको कोई भी 4 दिए गए हैं, बता दो कौन सा 4 सही है, ठीक है, PQRSTU में से
कौन से 4 सही दिए हैं। तो हमारा काम क्या है, अगेन 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 इस क्वेश्चन को ऑप्शन पे पहले जाके सॉल्व नहीं करना, कंफ्यूज हो जाओगे। आप शांति से आपका जो नॉलेज है उसको पुट अप करो एंड देन मैच करो। यही मैं अप्रोच आपको हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, हर एमसीक्यू में सिखा रही हूँ। ओके चलो कितने हैं, यू तक है कि नहीं, पी क्यू आर एस टी यू, हाँ ठीक है। ओके पी क्यू आर, दिस इज आर एस टी यू, ऑलराइट। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट सेज डैश कॉजेज अल्सर्स इन स्टमक एंड डियोडिनम। डैश कॉजेज अल्सर्स इन स्टमक एंड डियोडिनम। अल्सर की बात है, कौन से अल्सर, अरे स्टमक में अल्सर कॉज कर रहे हैं। इन अल्सर्स का नाम है पेप्टिक अल्सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पे कंपटीशन विंडो ऐसा अलग से मैंने पढ़ाया था आपको व्हेन वी वर स्टडीइंग दिस चैप्टर। ओके पेप्टिक अल्सर्स, ये अल्सर्स कहाँ होते हैं आपको देखने को मिलेंगे, स्टमक में और डियोडिनम में। अब इसकी कहानी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अभी बता रही हूँ, पहले भी बताई थी, फिर से सुन लो ध्यान से। क्या है कहानी पेप्टिक अल्सर्स की। पुराने ज़माने में, पहले, हाँ मतलब पुराने वाले ज़माने में, मेरे नहीं, मैं अभी वाली हूँ, ठीक है। पुराने ज़माने में ये माना जाता था कि जो पेप्टिक अल्सर्स है ना, अल्सर्स हो जाते हैं स्टमक में, अल्सर्स एसिडिटी टाइप का जो फीलिंग होता है, ये सब जो होता है ये जो है किसी की वजह से नहीं होता। व्हाट एम आई सेइंग, कोई भी ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं होता है। ये पहले मानते थे, ध्यान से सुनना, पहले ऐसा मानते थे कि लाइफ का जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेसफुल कंडीशन, जैसे काम का स्ट्रेस, आपको पढ़ने का स्ट्रेस, अरे काय का स्ट्रेस, बढ़िया बैठ के घर में पढ़ रहे हो आप तो, है ना। तो यानी कोई भी बोलते हैं स्ट्रेस की वजह से जो है स्टमक में ये अल्सर्स होने लगते हैं, एसिडिटी टाइप का फीलिंग रहता है, अल्सर्स होने लगते हैं। बट अब 2 साइंटिस्ट थे, निकल के आते हैं कोई ना कोई हीरो, हमारे 2 हीरो निकल के आए साइंटिस्ट। उन्हें ये लगा यार इतनी सी बात नहीं होगी, मतलब ये अल्सर्स की प्रॉब्लम इतने लोगों को हो रही है, तो क्या ये ऐसे ही सिर्फ मात्र स्ट्रेस की वजह से हो। नहीं नहीं, वो रुके नहीं, उन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च के बाद दे केम टू नो कि स्टमक के वहाँ पे, क्या बोला, स्टमक के वहाँ पे कुछ कुछ इनको दिख रहे थे साइंस। ऐसे कैसे साइंस की, हो सकता है कुछ स्वेलिंग हो या इस टाइप का आपको दिख रहा हो स्टमक में। तो वहाँ उन्होंने पता लगाया कि अरे सुनिए, ये पेप्टिक अल्सर्स इट्स नॉट मियरली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, ये हो रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से। वो ऑर्गेनिज्म बैठा हुआ है स्टमक में, स्टमक का नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ पे चिपका हुआ है वॉल पे। कौन, बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का नाम भी निकाल दिया, इस बैक्टीरिया का नाम इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। बैक्टीरिया का नाम भी बता दिया, बोला अरे ये जनाब बैठे हुए हैं, सिर्फ स्ट्रेस की वजह से नहीं हो रहा है। दिस इज द मेन विलन। होते ना पीछे विलन छुप जाता है फिर बाद में आता है कहानियों में, तो ये है वो विलन। पहले हम समझ रहे थे स्ट्रेस था, बट नो, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी दिस इज अ बैक्टीरिया जिसकी वजह से जो है स्टमक और डियोडिनम में अल्सर्स होते हैं, पेप्टिक अल्सर्स। और उसी वजह से बार बार मैं कह रही हूँ 2 साइंटिस्ट, तो मैंने कहानी बता दी। अब आप क्या बताएंगे, बिल्कुल समझदार हो, बिल्कुल हैं, समझ गए। क्या समझ गए, जो साइंटिस्ट के नेम हैं, जल्दी से साइंटिस्ट के नेम, 2 साइंटिस्ट हैं, उनके नेम ज़रा बताओ मुझे, और कौन से ईयर में उन्हें मिला था नोबेल प्राइज़। अरे इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ तक मिला है उन दोनों को, कौन से ईयर में मिला था, ये 2 चीज़ें बता दी तो बस मैं मान जाऊंगी कि जो हमने पढ़ा है इतना सारा समझ आ गया है। साइंटिस्ट के नेम और क्या, ईयर जिसमें इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, किसके लिए, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को डिस्कवर करने के लिए। साइंटिस्ट बोलोगे मैम साइंटिस्ट की स्पेलिंग गलत लिखी, आएगा कोई ऐसा बोलता हुआ, है ना, चलो अभी सही है, ठीक है। साइंटिस्ट के नेम और नोबेल प्राइज़ बता दिया तो मेरी तरफ से आपको प्राइज़। ओके चलो, तो पेप्टिक अल्सर्स इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो यहाँ लिख दूँ नाम में, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। एक स्टेप तो अचीव हो गया, पी तो आ गया, अब आओ क्यू पे। सेकेंड, डैश डिजीजेज लास्ट ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बट आर सीवियर। डैश डिजीजेज आर caused like last for, are caused नहीं, last for only short period of time। short period of time डिजीजेस चैप्टर से याद करिए, यहाँ मुझे लग रहा है पूरी बातें डिजीजेस की ही हैं। डिजीजेस चैप्टर से याद करिए, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, यानी कितना लंबा डिजीज टिकेगा। वी हैव स्टडीड डिजीज टू बी ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप के पढ़े हैं, 2 टाइप के पढ़े हैं, एक है एक्यूट, दूसरा है क्रॉनिक। ओके एक है एक्यूट, दूसरा है क्रॉनिक। एक्यूट डिजीजेस वो होते हैं
जो होते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्या होते हैं? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ऑन द अदर हैंड क्रॉनिक डिजीज, अरे क्रॉनिक का मतलब ही होता है भयंकर। क्रॉनिक डिजीजेस, भयंकर डिजीजेस यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एक्यूट डिजीजेस में जो बीमारी होंगी आपकी लाइफ में बहुत ही लाइफ लॉन्ग ऐसे नहीं बीमारी पड़ जाएगी। अब बताओ सर्दी खांसी साल भर तो नहीं कर रहे हैं हम, साल भर तो नहीं होते, हाँ कुछ करते हैं पता नहीं, अब वो ऐसा लगता है कि हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि साल भर आपको खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है। छोटी बीमारियां होती हैं, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती हैं और आपकी लाइफ पे जो है बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं करती। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्रॉनिक डिजीजेज लाइक डायबिटीज़ ले लो, कैंसर ले लो, हार्ट डिजीजेज होते हैं, ये सब आपकी लाइफ पे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म इनका इफेक्ट रहता है। कुछ तो मरते दम तक ही रहते हैं, यानी इनकी वजह से भी डेथ होती हैं, ये रीजंस होते हैं। ऑलराइट, सो द क्वेश्चन इज सेइंग डैश डिजीजेज लास्ट ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बट आर सीवियर। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, छोटे टाइम के लिए कौन रहते हैं? वेरी सिंपल आंसर है इसका, एक्यूट। और अगर किसी को ये याद आ रहा हो कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने हल्का सा रिलेटेड किसी और प्रीवियस ईयर में देखा था, अभी जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे पिछले वीडियोस में, आई कैन रिमेंबर दिस क्वेश्चन वाज देयर, तो समझो क्वेश्चन के पैटर्न रिपीट होते हैं। अगर पिछले ऐसे 5 साल के हम क्वेश्चन लगा लेंगे तो चिंता मत करो, पैटर्न उसी टाइप का होता है, पैटर्न समझते जाओ। ऑलराइट, नाउ कम टू थर्ड वाला। डैश इज कॉज्ड बाय हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन वेयर एज डैश इज कॉज्ड बाय हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ओके, तो पहला वाला जो है आर वो होता है हाइपर सिक्रीशन से कॉज। तो आ जाइए कहाँ पे? थायराइड हार्मोन। इस हार्मोन की कहानी बड़ी ही सुंदर है क्योंकि ये हार्मोन, ये जो ग्लैंड है ये भी बहुत सुंदर है। सुंदर कैसे? अरे बटरफ्लाई शेप का है, मुझे बड़ा मस्त लगता है ये ग्लैंड। ऐसा शेप है इसका, बटरफ्लाई का जैसा शेप होता है बिल्कुल वैसा ही शेप है इस ग्लैंड का। तो मैं ऐसे और बना देती हूँ, ठीक है। बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड है ये, थायराइड है। अब डिजीजेस वाला जो चैप्टर देखा था, व्हाई डू वी फॉल इल, उसमें से याद करिए वी हैव स्टडीड कि जो कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनके हाइपर या हाइपोसिक्रीशन से भी बीमारियां होती हैं। व्हाट इज हाइपर? हाइपर यानी ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीशन और हाइपो यानी ज़रूरत से कम सिक्रीशन। अरे एक नॉर्मल लेवल है, ऊपर नीचे जाओगे प्रॉब्लम तो होगी। तो वैसे ही थायराइड जब हाइपर सिक्रीट होगा, जब हाइपर सिक्रीट होगा तब जो बीमारी होगी उसका नाम है, याद करिए, फटी हुई आंखें याद आ रही हैं, ग्रेव्स डिजीज। व्हाट इज द नेम? ग्रेव्स डिजीज। हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, इससे क्या होता है? एक डिजीज जिसका नाम है ग्रेव्स डिजीज। फोटो भी देखी थी हमने, ऐसे आंखें बल्ज हो गई थी, बोलते ना अरे तेरी आंखें क्यों बाहर आ गई, बल्जिंग आईज हो जाती हैं। हैंड ट्रेमर्स हो जाता है। हैंड ट्रेमर यानी ऐसे कोई काम करते हुए जो है ना हाथ कपकपाने लगते हैं, हैंड ट्रेमर बोलते हैं। आंखें जो हैं वो बाहर आ जाती हैं, बाहर ऐसे नहीं कि पूरी बाहर आ गई, मतलब बल्जिंग आईबॉल्स कहते हैं ना, वैसी प्रॉब्लम हो जाती है। इज़न्ट इट फटीग टाइप लगता है आपको, और भी काफ़ी सारे सिम्टम्स हम देख सकते हैं। ये तो जो कॉमन दिखते हुए सिम्टम बता दिए, क्लियर है। सो दैट इज बेसिकली ग्रेव्स डिजीज। कैसे होता है? हाइपर सिक्रीशन से। ऑन द अदर हैंड वी आर टॉकिंग अबाउट what? हाइपोसिक्रीशन। हाइपो यानी कम सिक्रीट हुआ, कम सिक्रीट हुई तो कौन सी बीमारी हुई? यहाँ जो बीमारी हुई इसका नाम है, अरे लाल चाहिए हमें, लाल से बीमारी का नाम लिखेंगे भैया, लाल से, मायोक्सीडेमा। क्या है ये? मायोक्सीडेमा। एडिमा ये वर्ड कहीं भी आएगा, XO है यहाँ पे, ठीक है। एडिमा ये वर्ड कहीं भी आएगा। एडिमा इज बेसिकली स्किन की जो स्वेलिंग की बात होती है, अच्छे से सुनना। एडिमा वर्ड ये जहाँ भी आएगा ना आपको, एडिमा इज बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्वेलिंग ऑफ द स्किन, तो ये टर्म हम वहाँ यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल सही समझे हो। यहाँ पे जो स्किन है वो बहुत ही वैक्सी टाइप हो जाती है, यानी फूल तो जाती ही है और जो अंदर से टिश्यूज होते हैं ना, आपको ऐसा लगेगा वैक्सी कंसिस्ट। वैक्स कैसा होता है? सब बहता हुआ, तो वैक्सी टाइप स्किन हो जाती है, लूज लूज सी स्किन हो जाती है। किसमें? मायोक्सीडेमा में। यहाँ पे हाइपोसिक्रीशन हो रहा है, यानी कम सिक्रीशन हो रहा है थायराइड हार्मोन। तो इतना समझ गए। आर क्या है यहाँ पे? आर हो जाएगा ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव लिख रही हूँ है ना, ग्रेव समझ आओ, ग्रेव्स डिजीज। और एस क्या है? एस अभी हमने देखा, मायोक्सीडेमा। ओके, चलो अब TNU बचा है, आसानी का काम। लेट्स सी। डेंगू fever causing microbes are transmitted through bite of infected dash
whereas sleeping sickness causing microbes are transmitted through bite of infected dash. Bite of infected यानी यहाँ बात है वेक्टर्स की. What are vectors again? वेक्टर्स को मैं कहती हूँ कैरियर, वो जो कि डिजीज कॉज नहीं करते बट लिफ्ट देते हैं. वो जो डिजीज कॉज नहीं करते बट लिफ्ट तो दे देते हैं. तो वैसे ही मच्छर मक्खियाँ ये वेक्टर बन जाते हैं. डेंगू फीवर में क्या होता है, जो हमारी एडीज मस्कीटो है, एडीज मस्कीटो लिफ्ट दे देती है वायरस को. ओके, ऑन द अदर हैंड कौन आया है, स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी है, स्लीपिंग सिकनेस जिसमें स्लीप पैटर्न बिगड़ता है. इधर एक फ्लाई है, एक मक्खी है जो कि सवारी देती है. इसका नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसका नाम है सीसी फ्लाई. नाम सीसी है बट स्पेलिंग इज TSENTSE, सीसी फ्लाई. क्लियर, विच मीन्स व्हाट हैव वी डन, अभी तक स्टेप 1 अचीव हुआ है. पी से लेके यू तक आइडेंटिफाई कर दिए. अब काम इतना आसान है ना कि पूछो ही मत. सिर्फ आपको जो है नेक्स्ट पेज पे जाके मैच करना है. तो ये काम तो मैम हम कर सकते हैं. कैसे करो, पहले जो है पहला ऑप्शन देख लो, पी पे लिखा है सैल्मोनेला टाइफी एंड पी है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, यानी ऑप्शन पूरा ही गलत हो जाएगा. सैल्मोनेला टाइफी क्या कॉज करता है, अरे वर्ड में ही टाइफी है, टाइफाइड कॉज करता है. सिंपल, पहला ऑप्शन गलत है तो बाकी छोड़ दो. ये मत सोचना कि मैम बाकी 3 करेक्ट है तो इसको थोड़ी रहम कर दें, ऐसा कुछ नहीं है. 1 ऑप्शन शुड बी टोटली करेक्ट. क्लियर है, तो ये सिर्फ यहाँ मैंने क्रॉस नहीं लगाया ना, ये पूरा ही ऑप्शन गलत है. क्लियर है कि नहीं, पूरा ऑप्शन गलत है. अब आ जाओ बी वाले पे. बी क्या है, पी कहता है एक्यूट. अरे पी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, कितनी बार बताऊँ, छोड़ दो इसको. अब पी इधर आ जाता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, अच्छी बात है बट जल्दबाजी नहीं, पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे. क्यू इज एक्यूट, करेक्ट. एस इज मायक्सीडेमा, एस की बात है, सही बात है. टी इज एडीज मस्कीटो, अगेन सही बात है, विच मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट. उसमें कहा था कोई भी 4 करेक्ट होने चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने पी क्यू एस एन टी करेक्ट दे दिया. तो विच मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है, आ जाओ. कहाँ पे आओगे, यहीं पे हो, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पी क्यू आर एंड एस. क्या करना है, अब मैं जब से चाह रही थी कि फ्लो चार्ट की कहानी आ जाए, फ्लो चार्ट की कहानी आ गई. हमें क्या करना है, इस फ्लो चार्ट को पढ़ना है. अगेन वेरी सिंपल, सबसे पहला काम क्या करोगे, ज़रा इस फ्लो चार्ट की जो पहेली है ना, इसको सॉल्व कर लेना. इस पहेली को सॉल्व करोगे फिर ऑप्शन पे आना. ये काम मत करना ऑप्शन देख रहे हो और उधर से टिक मार रहे हो. फर्स्ट इसे सॉल्व करेंगे देन वील कम ओवर देयर. ठीक है, तो फ्लो चार्ट में कहानी है प्लांट टिश्यूज़ की. तो इसके लिए हमें याद क्या करने पड़ेंगे, प्लांट टिश्यूज़ को याद करना पड़ेगा. प्लांट टिश्यूज़ को याद करना बड़ा सिंपल है. इसमें हमने कुछ टिश्यूज़ देखे थे अलग अलग टाइप के, याद है कि नहीं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, उसके अंदर भी टाइप्स देखे थे. तो आ जाओ ज़रा एक बार रिकॉल कर लेते हैं टाइप्स को. प्लांट टिश्यूज़ पे आ जाते हैं जल्दी से. छोटा सा काम है, कुछ नहीं करना, एक फ्लो चार्ट बनाना है प्लांट टिश्यूज़ का, और इससे क्या होगा, सारे ऑप्शंस अपने आप आ जाएंगे. ठीक है, प्लांट टिश्यूज़ की बात क्या है, अपने आप मतलब पहले प्लांट टिश्यू अगर सही बना पाए तो ही सारे ऑप्शन आएंगे. ठीक है, तो प्लांट टिश्यूज़ वाले चैप्टर पे ज़रा अपनी टाइम मशीन लेके जाओ. चली गई. अब देखो क्या करना है. प्लांट टिश्यूज़ में मेन हमने पढ़े हैं 2 टाइप ऑफ टिश्यू. अब टाइप कब पढ़ते हैं, किसी बेसिस पे पढ़ते हैं ना. सो ऑन द बेसिस ऑफ इफ द सेल कैन डिवाइड और नॉट. ध्यान से सुनना, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इफ द सेल कैन डिवाइड और नॉट. हमने बांटे थे प्लांट टिश्यू 2 टाइप के. हमने तो नहीं, मतलब जिन्होंने बांटे हैं, हम तो बस पढ़ रहे हैं. ठीक है, 2 टाइप क्या हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक. पहले याद नहीं हो तो आज ही याद कर लेना, कोई बात नहीं, अभी रिवीजन कर लो. देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं. नहीं एक्चुअली ये तो होता है जब जागो तब सवेरा, जो वाली सही बैठ जाए लगा लेना. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक हो गए और दूसरे क्या हैं, परमानेंट. अब क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है भाई. मेरिस्टेमेटिक मतलब वो सेल्स जवान हैं, मतलब जो अभी जवान हैं, जो अभी डिवाइड कर सकते हैं, अपना ग्रोथ करेंगे. ये जवान वाले सेल्स हैं, यंग वाले सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं. दो सेल्स विच स्टिल हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, ये आते हैं मेरिस्टेमेटिक वाले. ऑन द अदर हैंड परमानेंट कौन, अरे वो जिन्होंने ले लिया रिटायरमेंट, ये कहते हैं हमसे अब नहीं होगा, हम नहीं करेंगे डिवाइड, हम परमानेंट वाले सेल्स हैं. मतलब दो सेल्स विच लूज द एबिलिटी टू डिवाइड कम अंडर परमानेंट. वेरी क्लियर. मेरिस्टेमेटिक जवान वाले, परमानेंट जो जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है. ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक में भी हमने टाइप्स देखे थे. आ जाओ, कहाँ आओगे, यहीं पे आओ. 3 टाइप क्या देखते हैं, और इसमें हमने देखे थे 2 टाइप. चलो आज अच्छा चार्ट मेरे साथ बना ही लो,
जब सॉल्व कर रहे हो तो ज़रा अपने ना कॉपी वॉपी लेके बैठा करो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम 3 कलर में लेना चाहूँगी ग्रीन। वाह, ये वो हो गया, राइम हो गया, इज़न्ट इट। चलो, मेरिस्टेमेटिक, एपिकल, इंटरकैलरी, एपिकल, इंटरकैलरी और लास्ट वाला क्या है, लैटरल। ओके, और यहाँ पे परमानेंट में हम देखते हैं सिंपल परमानेंट और यहाँ देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ऑल राइट, पूरा कंसंट्रेशन इधर है कि नहीं, इतनी मेहनत कर रही हूँ, थोड़ा तो देखो ध्यान से। ओके, और अगर ये पहले नहीं बनाया हो चार्ट तो कोई बात नहीं, अभी उठाओ पेन और बनाने लगो, रिवाइज करते जाओ। इतनी बार मुझे मज़ा नहीं आ रहा है कि मैं भी रिवाइज करूँ, अरे आप भी साथ में करो ना, ये आपके लिए ही तो है। आप भी पेन उठाओ, बनाओ 10 बार, कोई बात नहीं। कॉपियाँ क्यों ली है इतनी सारी, उनसे पढ़ना ही तो है। तो ज़रा ये चार्ट बनाओ, याद करो, प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, ठीक है, इतनी कहानी समझ आई। अब मेरिस्टेमेटिक में भी 3 टाइप्स एज इन कैसे बांटते हैं हम, तो एक होता है एपिकल, एक होता है इंटरकैलरी, एक होता है लेटरल। बहुत ही इजी कहानी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एपिकल यानी एपिक्स, यानी रूट और शूट में जो ग्रोथ हो रही है, रूट और शूट में जो ग्रोथ हो रही है, ऐसे क्यों ले जा रही हूँ मैं, ये कोई डांस की स्टेप नहीं हो रही है। यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ कि जो स्टेम की हाइट बढ़ रही है, प्लांट की हाइट बढ़ रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होगा, एपिक्स में प्रेजेंट होगा, स्टेम या शूट के एपिक्स में या रूट के एपिक्स में। ऑलराइट, ये इसका काम है। इंटरकैलरी भी वेरी ईजी है, जो लीफ के नोड्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ है वहाँ ये आपको मिलेगा। एंड लैटरल, प्लांट का जो मोटापा है, मोटापा यानी ऐसे जो फैलेगा लैटरली, वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा लैटरल मेरिस्टम, यानी प्लांट का जो गर्थ है उसे बढ़ाने में मदद करता है। ऑलराइट, तो ये किसकी कहानी थी, मेरिस्टेमेटिक में इन तीनों की, समझ आई, यानी ये डिवाइडिंग वाले सेल्स हैं। ऑलराइट, अब आ जाओ परमानेंट पे। परमानेंट में कौन से 2 टाइप हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल एज द वर्ड इटसेल्फ से, सिंपल यानी कोई चीज़ जो बहुत सिंपल है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, चीज़ों को सिंपल। ओके, तो यहाँ सिंपल में हम क्या करेंगे, सिंपल में ज़रा 1 2 3, ओके, 1 2 3 यहाँ लिख दिए मैंने, थोड़े बड़े वर्ड्स हैं ये, तो पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और लास्ट आ जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। ओके, क्लियर है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। एंड कॉम्प्लेक्स में 2 आएंगे, अभी पीछे जो 2 देखे हमने, कौन 2 थे, अरे वही कंडक्शन करवा रहे थे, याद करो ना, जाइलम और फ्लोएम। आ गई कहानी यहाँ पे, अब तो मानते हो ना, पढ़ा था ये हमने, बिल्कुल मानना पड़ेगा। चलो आ जाओ परमानेंट में आओ, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट में डिफरेंस बस यही है, सिंपल वालों के जो सेल्स है ना सिंपल होते हैं, सिंपल वालों के जो सेल्स हैं सिंपल होते हैं। सिंपल कैसे होता है, यानी इनके सभी सेल्स एक ही टाइप के होते हैं। अरे गोल है तो सिर्फ गोल ही है, हेक्सागन है तो हेक्सागन ही है, विच मीन्स ऑल द सेल्स इन सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ वन टाइप। तो उसमें पैरेन्काइमा है, कॉलेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है। काम सिंपल है, पैरेन्काइमा का मेन ऊपर से बताती जा रही हूँ क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन कर रहे हैं। पैरेन्काइमा का मेन काम मान लो स्टोरेज है, स्टोर करना, बहुत सारी चीज़ें ले लो, फूड ले लो, पानी ले लो, बहुत सारी चीज़ें ये स्टोर करते हैं। कॉलेन्काइमा का मेन काम इज बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी जैसे जो लीफ है उसको आड़ा टेढ़ा होना, जहाँ भी सन की रोशनी आ रही हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करता है प्लांट को। स्क्लेरेन्काइमा डेड वाले सेल्स होते हैं, याद रखना, डेड यानी मर गए तो इनका काम क्या है, सिर्फ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है प्लांट को स्क्लेरेन्काइमा, इवन जो आपको सीड्स वगैरह में दिखते हैं, कवरिंग वगैरह, ग्रिट ऑफ गुआवा, ये सब स्क्लेरेन्काइमा से बना है, हार्ड वाली चीज़ें। ओके, तो ये सिंपल की कहानी थी। कॉम्प्लेक्स तो बताऊंगी ही नहीं बताऊंगी मैं, अरे पीछे ही तो बताई थी। जाइलम क्या करता है, पानी कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है, फ याद रखो, फूड। इनमें से ध्यान से सुनना, वो तो अपन और नीचे चले जाएंगे ना तो बाहर ही निकल जाएंगे। तो जाइलम और फ्लोएम में 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, ध्यान से सुनना। हम इसे कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं, हम इसे सिंपल क्यों कह रहे थे, क्योंकि इनकी सारी सेल्स एक टाइप की हैं। हम इन्हें कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इनमें 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो जाइलम के 4 अलग टाइप है, फ्लोएम के। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ही हम इधर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो जो है इतना याद आ गया, अब याद आ गया तो बिल्कुल जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या कहता है, फ्लो चार्ट है, प्लांट टिश्यू, यस प्लांट टिश्यू है, ठीक है। इट इज इन अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ सेल डिविजन, क्या लिखा है, इट इज इन अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ सेल डिविजन, यानी जवान वाले, यंग वाले
पी होंगे। पी क्या होगा बच्चों बताओ, तुम पतले क्यों हो जाते हो भैया, पी क्या होगा, कलर भी अपन लाल से लिखते हैं, पी क्या होगा बताइए, जो डिवाइड करेंगे जो यंग है अभी, यानी पी हो सकता है कोई भी टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मानते हो कि नहीं, बिल्कुल मानते हैं मैम, वेरी गुड। चलो क्यू आर एस पी यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, कोई भी टाइप का हो सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। नो आ गया यानी कंटिन्यूस डिवाइड नहीं है, मतलब परमानेंट में आ जाओ। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, वन टाइप ऑफ सेल यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू, मतलब उन तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। कौन उन तीनों, पैरेन्काइमा, पॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। चलो आर पे आ जाओ, इधर क्या दिया है, इट इज अ कंडक्टिंग टिश्यू इन विच फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज बाई डायरेक्शनल। कंडक्टिंग टिश्यू इन विच फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज बाई डायरेक्शनल। याद करिए फ्लोएम फूड से हमने पढ़ा था, इट इज बाई डायरेक्शनल यानी नीचे से ऊपर भी लेके जाएगा फूड, ऑन द अदर हैंड लीव से यानी ऊपर से नीचे भी लाएगा। तो आर क्या होगा, आर विल बी फ्लोएम। लास्ट क्या बचता है, एस, नो। नो यानी इट इज अ कंडक्टिंग टिश्यू विच ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दैट इज जाइलम। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करेगा, तो देखिए मैंने कहा था 4 टाइप के सेल होते हैं, उसमें से जाइलम में, ध्यान से सुनना, जाइलम में 3 टाइप के सेल तो डेड होते हैं। क्या बोला क्या बोला क्या बोला, जाइलम में 3 टाइप के सेल्स तो डेड होते हैं। अब किसी में, सुन लो ध्यान से, 4 चीजें प्रेजेंट हो, उसमें से 3 एक जैसी हो, तो किसका वो है बोलते हैं भारी है, किसका पलड़ा भारी है, इन 3 का है ना, यानी ये डेड है। अभी बताया था डेड का काम क्या होता है, डेड क्या कर पाएगा, स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करेगा। तो 3 डेड होती है, मतलब ये जो टिश्यू है इट प्रोवाइड्स मेनली मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ऑलराइट, पी क्यू आर एस डिफाइन कर लिया। अब जल्दी से ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन में हमें क्या बताना है, अगेन एक और टिप जो पहले अगर नहीं सुनी हो, कभी भी करेक्ट इनकरेक्ट जो भी मार्क करना हो उसको जरा हाईलाइट कर लिया करो, नहीं तो भूल जाएंगे, गलत ऑप्शन मार्क करना है। ऑलराइट, लेट्स कम टू ऑप्शन नंबर ए, पी कुड बी द टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन रूट टिप्स एंड शूट टिप्स। पी क्या है, मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक में क्या टाइप देखा था, एपिकल मेरिस्टम दैट विल बी प्रेजेंट इन शूट एंड रूट, तो सही बात है। ओके, आ जाओ ऑप्शन बी, टिश्यू क्यू कुड बी प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। क्यू क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में याद करिए, याद मत करो, चलो यहाँ ले आई हूँ मैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा में मैंने कहा था इसका मेन फंक्शन इज स्टोरेज। अब स्टोरेज बहुत सारी चीज़ों की करता है, पानी की, फूड की, मिनरल्स की, सबकी। यहाँ क्या दिया है, वही बात कही है, तो ये बात सही है। ओके, आ जाओ ऑप्शन सी पे, टिश्यू आर कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। आर क्या है, फ्लोएम। फ से फ याद रखो, आ गई फ से फ की कहानी, फ्लोएम से फूड याद रखो, सही बात है। आ जाओ ऑप्शन डी पे, बोलोगे यही इनकरेक्ट है, अरे क्यों है तो देख लेते हैं। टिश्यू एस कुड बी मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ डेड सेल्स। टिश्यू एस कुड बी मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ डेड सेल्स। टिश्यू एस क्या है, जाइलम है। जाइलम किसमें आता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। उसका फीचर ही यही है कि जो सेल्स हैं अलग अलग टाइप के हैं। अब अगर कहानी आ गई है तो अब मैं बता देती हूँ, जाइलम के जो 4 टाइप के सेल्स होते हैं ना, सुनो क्या होते हैं, यहाँ लिख रही हूँ, ट्रैकिड्स, जाइलम ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर्स, और आखिरी वाला होता है पैरेन्काइमा। ठीक है, अब इसमें से पैरेन्काइमा जो है ये होता है लिविंग और ये बाकी 3 होते हैं डेड। तो क्या इन तीनों के नाम एक हैं, अरे अलग अलग नाम है ना, सीधे तो दिख रहा है, ट्रैकिड्स है, वेसल है, फाइबर है, और ये कह रहे हैं एक ही टाइप के डेड सेल्स है। गलत बात कह रहे हो, मतलब ऑप्शन डी गलत बात कही है, पर ये हमारा आंसर है। आई होप दिस वॉज क्लियर इनफ। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्टली मैच। कुछ नहीं है, टेबल दिया है और इन्हें पहले ही मैच किया है, हमें बस बताना है गलत मैच कौन सा है। गलत मैच बता दिया तो यहाँ पे बता देना। ऑलराइट, चलिए आ जाइए। First point states, to reduce harmful gases emitted by vehicles, use catalytic converter। बिल्कुल सही बात है, जो व्हीकल से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं CO2 CO, इन सबको जो है रिड्यूस करने के लिए इनका जो अमाउंट है, जो गाड़ियां हैं उनमें क्या यूज़ किया जाता है, कैटालिटिक कन्वर्टर। इट इज़ वेरी ट्रू, सही बात। आ जाओ ऑप्शन नंबर 2 पे, ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन। अच्छा, वन मोर थिंग, ऐसा नहीं है आपको पूरी कहानी लिख के देंगे, तो ज़रा स्मार्टली अपने ब्रेन को वर्क करना। दे हैवंट रिटन एनीवेयर एनीथिंग, सिंपली आपसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया, ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन, ये मैच कर दिया। तो क्या ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस होती है? अरे बिल्कुल भी नहीं होती है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट को याद करो, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। मैं ही थक गई बता के, बट कोई बात नहीं, फिर से बताऊंगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? वो गैसेस जिससे जो है
हमारे अर्थ का टेम्परेचर राइज होता है। राइज इन द सेंस की क्या है, ये गैसेस जो है ना गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है, हीट को बचा के रखती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट उसे कहते हैं। तो ये कौन सी गैसेस थी, ज़रा मुझे नाम लिख के बताओ। मैं नहीं बताऊंगी अब नाम, कमेंट करके मुझे बताओ। दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस, इतना लिख सकते हो इंग्लिश में, दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस, जरा बताओ। तो ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं है। ऑलराइट, अब आ जाओ ऑप्शन नंबर 3, टू प्रिवेंट पोल्यूशन ऑफ द सी। टू प्रिवेंट पोल्यूशन ऑफ द सी, ठीक है। एडुकेट द पीपल नॉट टू थ्रो लिटर और डंप रिफ्यूज इनटू द सी। अरे सही बात तो है, जाते हो बीच वगैरह पे या कहीं भी समुद्र ऐसे देखते हो जैसे तो डस्टबिन हो, वहाँ बढ़िया फेंक रहे हैं कचरे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, सही बात है। अब आ जाओ फोर्थ वाले पे, एसिड रेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अरे ये क्या कह दिया, बिल्कुल गलत कह दिया। क्यों? तो एसिड रेन की कहानी मैं फिर से जल्दी से बता दूंगी। किसकी कहानी बताती हूँ, जहाँ मुझे लगता है ठीक है यार कभी भूल गए हो, कोई बात नहीं, इंसान हो तुम भी, है ना। क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह बहुत बेसिक है, पहले से पढ़ते आ रहे हो। एसिड रेन एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, CFC क्यों नहीं आएगा, तो सुनिए। एसिड रेन का फिनोमिना क्या होता है, इस फिनोमिना में मेन जो चीज़ है यहाँ इन्वॉल्व है नाइट्रोजन एंड सल्फर के ऑक्साइड्स। अच्छे से सुनना, नाइट्रोजन एंड सल्फर के ऑक्साइड्स जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं या कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ की जो बर्निंग से निकलती हैं, उसमें कहीं ना कहीं नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। तो क्या होता है, ये ऑक्साइड हवा में तो रहते ही हैं, खैर हवा में जब ऊपर जाते हैं, मान लो बादल है, ये कैसा बादल है, यही बादल है, मान लो, ठीक है, मानना ही पड़ेगा, लिख रही हूँ मैं क्लाउड, ओके, ये बादल है। अब इधर क्या है, पानी है, पानी, बरसात का मौसम आ गया, ओके, पानी बरसेगा, पानी यानी H2O। तो क्या होता है, ये जब नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड ऊपर जाते हैं, इनको देखा, ए हाय पानी, तुम हो क्या यहाँ पे, आ जाओ, लेट्स मिक्स अप, हम मिक्स हो जाते हैं। तो मिक्स होके ये बना देते हैं खतरनाक चीज़ें। कौन है खतरनाक चीज़ें, H2SO4 एंड HNO3। ये क्या है भैया, अरे ये एसिड है। केमिस्ट्री याद आई कि नहीं, ये कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कौन है ये एसिड्स हैं। तो ये बना देते हैं एसिड। अब जब ये पानी एसिड वाला बरसेगा, एसिड वाला पानी जब बरसेगा तो उसे क्या कहोगे, एसिड रेन कहोगे कि नहीं। तो इस एसिड रेन से क्या होता है, इस एसिड रेन से हमारा बहुत ही सुंदर ताजमहल, हाँ वो जो पीला पड़ गया है ना ताजमहल, वो इस एसिड रेन की वजह से है। अब वो क्यों, क्योंकि उसके पीछे एक रिफाइनरी है, मथुरा रिफाइनरी, जिसके जो वेस्ट बाहर निकलते हैं, फ्यूम्स बाहर निकलते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं। अब जब वहाँ बारिश होती है, मिल जाता है, वही कहानी। ऑलराइट, तो एसिड रेन में देखो CFC कौन, अरे ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, इन्हें CFC कहते हैं। तो इस CFC का रोल यहाँ पे नहीं है। CFC का रोल कहाँ होता है, CFC का रोल होता है ओजोन डिप्लीशन में। ऑलराइट, ओजोन लेयर को खराब करने में काम है इनका। तो यानी ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट, मतलब 2 सही है, यहाँ मुझे दिख रहा है 2 गलत है। कौन से 2 गलत हैं, 2 and 4, याद रखना अगले पेज तक। कौन से 2 गलत हैं, 2 and 4। लेट्स सी, ऑप्शन सी में दिया है 2 and 4 ओनली इनकरेक्ट है, एंड इट इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7, मेरा पसंदीदा क्वेश्चन, वेन डायग्राम। रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पी। इनकरेक्ट यानी गलत स्टेटमेंट बताना है। अब वेन डायग्राम है, और मेरी मेमोरी से मुझे देख के याद आ रहा है, हंसी इसलिए आई क्योंकि अभी हमने पिछले और कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था लेवल 1 का ही, आई गेस सिमिलर क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन था। तो देख लो भैया, पैटर्न सेम है, बिल्कुल सेम है, तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ऑलराइट, आ जाओ, चलो। वेन डायग्राम में क्या होता है, फीचर्स दिए गए होते हैं, कुछ फीचर्स हैं। अब ये जो सर्कल बने हैं, तो ये मत समझो ओलंपिक की रिंग बनी है, इनका कोई सेंस होता है। यहाँ पे अगर P लिखा है, यहाँ अगर Q लिखा है, जरा इनकी बाउंड्री देखना, जरा इनकी बाउंड्री देखना। पहला वाला क्या है, कॉज्ड बाय वायरस, तो इस बाउंड्री में आ रहा है, पर ये दूसरे वाली की बाउंड्री में आ रहा है। दूसरा वाला क्या कहता है, कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू वेक्टर। मतलब अब सुनना, अब स्पीड धीरे कर दूंगी मैं, काम की बात है। P जो है ये एक ऐसा डिजीज है जो कि वायरस से कॉज होता है, जो कि वायरस से कॉज होता है, वायरल डिजीज है। और ये जो वायरस है ये लिफ्ट लेके आता है किसमें, वेक्टर के साथ। वायरल डिजीज है और लिफ्ट लेके आता है। तो जरा डिजीजेस वाले चैप्टर पे अपनी बुद्धि घुमाइए, लेके जाइए, और लेके चले गए तो यहाँ पे आपको याद आएगा ये 2 बीमारियाँ, डेंगू एंड आई गेस, हाँ चिकनगुनिया लिख सकते हैं, डेंगू एंड चिकनगुनिया। अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन मैं इतनी देर से डेंगी बोल रही हूँ क्योंकि इसे प्रोनाउंस हम डेंगी करते हैं, कुछ लोग डेंगू करते हैं, अब वो ठीक है, मैंने डेंगी पढ़ा है। ऑलराइट, सो डेंगू एंड चिकनगुनिया, ये 2 यहाँ तक मुझे याद आ रहे हैं। दीज बोथ आर कॉज बाय वायरसेस। और वेक्टर जो है सवारी लेके आती है, किसकी सवारी, कौन सी सवारी है बताओ, मस्कीटो है, मच्छर है, वो भी स्पेशल,
ऐसे वैसे नहीं है, इनको बोलो मेरे को एडीज मस्कीटो ही चाहिए, यानी डेंगू चिकनगुनिया वायरस से हो रहे हैं और दोनों को कौन कॉज कर रहा है, एडीज मस्कीटो, कॉज नहीं मतलब लेके घूम रहा है। ऑलराइट, अब क्यू देखो, क्यू पे दिया है इट इज कॉज बाय प्रोटोजोन, यानी प्रोटोजोआ से कॉज होता है और अगेन वेक्टर ही लेके आता है इन्हें। तो यहाँ से जब मैंने थोड़ी बुद्धि दौड़ाई तो मुझे याद आया कि मलेरिया है एक मलेरिया है, मलेरिया कॉज होता है एनोफिलीज मस्कीटो से, है ना। दूसरा क्या लिख सकते हैं, स्लीपिंग, हाँ स्लीपिंग सिकनेस, बिल्कुल सही बात, प्रोटोजोआ से कॉज होता है, अरे हाँ ना, हाँ तो बोलो, स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोआ से कॉज होता है और वेक्टर लेके घूमता है, कौन सा वेक्टर, सी फ्लाई। ऑलराइट, इसको जब हमने कर लिया आइडेंटिफाई, तो अब आ जाओ ऑप्शन पे। मैंने पहले ऑप्शन पे नहीं गई थी, ऑब्जर्व करते हो छोटी छोटी बातें क्या कर रही हूँ मैं पहले ऑप्शन पे नहीं गई, मैंने यहाँ सॉल्व किया। अरे मेरे को नहीं पता है आंसर, मुझे भी देखना है क्या है ऑप्शन। ओके चलो आ जाओ ऑप्शन ए पे। Q could be a disease that is commonly treated by a drug obtained from bark of cinchona tree। अरे ये सेम क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ, मुझे याद आ गया अब, ठीक है, क्योंकि हमने पिछले वाले में भी देखा था, इधर दिस या फिर कौन सा प्रीवियस ईयर था, याद आ रहा हो तो जल्दी से बताओ। Q क्या है, मलेरिया। अरे मलेरिया का एक बहुत ही बोलते हैं ना देसी उपाय, सिंचोना ट्री होती है, उसकी जो बार्क होती है उससे ट्रीट हो जाता है मलेरिया, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब सही है तो मार्क नहीं करूंगी बिकॉज वी नीड टू मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। पी कुड बी अ डिजीज विच इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडीज इजिप्टी मस्कीटो। पी कौन है, डेंगू चिकनगुनिया, बिल्कुल सही बात, एडीज मस्कीटो, स्पेशल वाली मस्कीटो चाहिए। अब आ जाओ सी, पी कुड बी अ डिजीज, पी कौन है, डेंगू चिकनगुनिया, ओके। इट कुड बी अ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द, एंड सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर, वेयर एज क्यू कुड बी स्लीपिंग सिकनेस। हाँ तो क्यू में लिखा है स्लीपिंग सिकनेस, तो सही बात है। बोलोगे मैम कुछ गलत नहीं है, अरे नन ऑफ दीज है, कोई भी बात गलत नहीं है, तीनों बातें इनकी सही है, विच मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट वंस। सही वाला बताना है, अब सही वाला बताना है, क्या बताना है थोड़ा बता देती हूँ, क्या बताना है बता देती हूँ। चलो आ जाओ, क्या है, ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, दिख रहे हैं। अब आगे आओगे तो आपको बस यहाँ से बताना है मैच करके कि कौन सा पॉइंट करेक्ट है, इतना कर सकते हो, बहुत समझदार हो, करेक्ट वंस बताने हैं। आ जाओ फर्स्ट पॉइंट, इन स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन एमिटर्स लेट आउट ट्रिकलिंग वाटर नियर द रूट्स। पढ़ते ही मैंने बोल दिया और आपने भी बोल दिया, सही बात है, ये गलत बात है यार, सही बात तो है पर गलत बात है। क्या गलत बात है, स्प्रिंकलर सिस्टम से ना सर पे पानी आता है, अरे हमारे सर पे नहीं, जो क्रॉप्स होते हैं उनके सर पे। स्प्रिंकलर याद करो, फील्ड होता है फील्ड, उसमें से बीच में ऐसा रखा रहता है स्प्रिंकलर, और पूरे डायरेक्शन में हाई प्रेशर से घूमते हुए सर के ऊपर, क्रॉप्स के सर के ऊपर ओवरहेड पानी जाता है। यहां लिख रहे हो नियर द रूट्स, गलत है। नियर द रूट्स किस में होता है बता दो इतना भी, इरिगेशन ड्रिप सिस्टम होता है ना। ड्रिप में क्या होता है, ऐसी पाइप होती है ना, यहाँ पे क्रॉप है मान लो, हंसना मत है ना प्लीज, बिल्कुल मत हंसना, यहाँ पे क्रॉप है तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, और इस क्रॉप की जो रूट्स है ना उसके जस्ट ऊपर होल होता है, यानी ऐसे पैटर्न में इन्होंने होल बना रखे हैं जहाँ जहाँ क्रॉप्स होती है और बट डायरेक्ट पानी जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट, ठीक है। तो मतलब पहला पॉइंट तो गलत है, छोड़ दो इसको, बाय बाय, सॉरी। आ जाओ ऑप्शन नंबर 2, रिमूविंग द चाफ फ्रॉम द ग्रेन इज कॉल्ड विनोइंग while separation of the grain from the crop is called threshing। ये बात सुन लो मेरी, चाफ क्या होता है ग्रेन में, बहुत ही कॉमन एग्जांपल देती हूँ, जैसे घर में देखते हो गेहूँ वगैरह आती है बोरियाँ किसी के घर में, तो उसको मम्मी साफ़ नहीं करती हैं, गेहूँ साफ़ कर रहे हैं सिर्फ, मतलब एक प्रोसेस होता है, वो मुझे प्रोसेस भी याद आ गया ना, ऐसे ऐसे करके फूक मारते हैं, तो कहते चाफ होती है ग्रेन से, वो स्केली टाइप के पार्ट्स जो रहते हैं उन्हें रिमूव करने का, सो दैट प्रोसेस इज विनोइंग, सही बात। और जो क्रॉप आपने उगाई है ना, जैसे वीट की क्रॉप है, गेहूं की क्रॉप है, क्रॉप आपने उगाई है, उस क्रॉप में से ग्रेन को अलग करना, ध्यान से सुनना, क्रॉप आपने उगाई है, वीट की क्रॉप है, इसको बना लेते हैं, ये वैसे ही हमारा यूनिवर्सल है ना पेन, ये क्रॉप है, इसमें से हमको ग्रेन निकालना है, तो उस प्रोसेस को भी कॉल एज थ्रेशिंग, तो ये सही बात है। ओके, समझ गए, अगर न्यू कॉन्सेप्ट था तो भी समझ जाओ, बहुत ईजी है ना। चाफ जो निकालते हैं ग्रेन से, जो स्केली पार्ट होते हैं, वैसे फूक फूक मार के, दैट इज विनोइंग। अच्छा, सिर्फ फूक मारने का प्रोसेस नहीं होता है, अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, ये तो कॉमन वाला बता रही जो हम देखते हैं। वाइल ग्रेन को क्रॉप से सेपरेट करना, दैट इज थ्रेशिंग, करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इज कॉल्ड मैन्योर, बिल्कुल सही बात। मैन्योर जो है हमारी प्लांट्स की न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ाता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। कैसे यूज होता है, डेड प्लांट्स और एनिमल के जो भी वेस्ट्स होते हैं उन सबसे मिलके मैन्योर बनता है, तो सही बात है। लास्ट वाला आ जाओ, व्हीट एंड ग्राम आर राबी क्रॉप्स वेयर एज
while maize and mustard are kharif crops. ओहो, कैसा लिख दिया ये, राबी एंड खारिफ याद आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? राबी क्या होती है? राबी होती है विंटर क्रॉप, इजंट इट? राबी होती है विंटर क्रॉप। खरीफ क्या होती है? रेनी क्रॉप। तो रेनी मतलब रेनी सीजन की क्रॉप। ओके, राबी के बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सब, पी, मटर, ये सब किसके हैं? विंटर क्रॉप्स होती हैं। ऑन द अदर हैंड खरीफ रेनी सीजन की क्रॉप्स कौन सी होती हैं? तो पैडी, ओके, पैडी हो गई, कॉटन हो गई, और कौन होती है? मेज हो गया, है ना, पीजन पी हो गई, ये सब क्या होती है? ये होती है खरीफ क्रॉप। तो इधर अगर देख रहे हो ना तो थोड़ी कहानी इनने उल्टी कर दी है, व्हीट और ग्राम लिख दिया राबी क्रॉप्स, वाइल मेज एंड मस्टर्ड, अरे मस्टर्ड खरीफ थोड़ी ना है, मस्टर्ड भी राबी क्रॉप ही है, विच मीन्स दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, तो यहाँ अगेन फिर से 2 गलत हैं 2 सही है, हमें सही वाली बतानी है, मतलब 2 and 3 आर करेक्ट। याद रखो अगले पेज तक, 2 and 3 आर करेक्ट। 2 and 3 कहाँ दिया है? वेरी सिंपल, ऑप्शन ए, 2 and 3 ओनली। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम वाला क्वेश्चन है। A large number of functions are performed by different hormones secreted by endocrine glands. Match the given functions 1, 2, 3 and 4 to the labeled glands in the figure and select the correct option. मैं यहाँ नहीं देखूंगी, पहले डायग्राम पे देखो। अगेन मेरी कहानी याद रखना, क्या बोला? बायोलॉजी में डायग्राम्स कृपया करके हमें लर्न करने हैं, रटने नहीं हैं, समझ के याद करो। तो ये बना है एक इंसान, अब इसमें हम लिख देते हैं P, R, S and Q, ये 4 ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं एक्चुअली। और नेक्स्ट में देखो ये बॉक्स है, इसमें आपको मैच करना है, ठीक है, सिर्फ इतना सा काम है, बॉक्स है, आपको मैच करना है। तो फर्स्ट जो है, सिर्फ देखते ही जरा मुझे ग्लैंड्स के नाम बता दो। कुछ लोग ऑप्शन से करेंगे, मैं आपको बताऊंगी, इतना क्लियर होना चाहिए कि आप देखते ही बता दो कौन सा ग्लैंड कहाँ पे है। इतना अलग अलग दिया है, ऊपर नीचे इतने अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिए हैं। पी जो ग्लैंड है ना, यहाँ पे देखो, पी जो ग्लैंड है यहाँ प्रेजेंट है, एंड दैट इज बेसिकली, पी इज बेसिकली क्या है? कहाँ लगे हम? चलो इधर ही आ जाओ, पिट्यूटरी ग्लैंड। व्हाट इज पी? पी इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑलराइट, आर की बात करते हैं। आर क्या दिख रहा है? बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड, गले में, बोलो ही मत मैम आगे। आर इज थायराइड ग्लैंड। ऑलराइट, एस क्या है? एस मुझे दिख रहा है जो हमारी किडनीज हैं उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, किडनीज के ऊपर पता है ना क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है। एंड लास्ट वाला जो दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा शेप है इसका, याद करो क्या है यहाँ पे? ये ओवरी बनी हुई है, यानी ये क्या है? ओवरी। अब ये मत सोचना कि ये मेल का डायग्राम है, ओवरी दिखा रहे हैं, आपको सिर्फ ऑर्गन्स पे ध्यान देना है। ऑलराइट, आपको ऑर्गन्स पे ध्यान देना है, दैट इज बेसिकली ओवरी। तो क्यू क्या हो गया? ओवरी। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इतने समझ गए कि नहीं? ठीक है, ये समझ गए तो कहानी बहुत आसान है। इन ग्लैंड्स के फंक्शन हमें पता है क्या है। फर्स्ट फंक्शन दिया है मेंटेन्स नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, ध्यान से सुनो, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हमारी बॉडी की जो नॉर्मल ग्रोथ है उसे मेंटेन करने में मदद करता है। ऑलराइट, मतलब फर्स्ट वाला हो गया पी, कूल। अब आ जाओ सेकंड वाले पे, कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड मेंटेन्स प्रेगनेंसी। अरे प्रेगनेंसी की बात है, सिंपली ओवरी आएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी ओवरी क्या है? अच्छा ये लेबलिंग गलत मत कर देना, ओवरी क्यू है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? क्यू, कूल। अब आओ थर्ड वाले पे, कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। क्या लिखा है? कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है पहले तो ये बताओ, 9th स्टैंडर्ड में आ गए हो, पता होना चाहिए। सिंपल, मेरी भाषा बहुत सिंपल है इसमें, सेल्स के बनने और टूटने को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। समझ आ गया? कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म से मिलके बनता है, सेल्स का बनना टूटना, ये जो प्रोसेसेस होती हैं दैट इज मेटाबॉलिज्म। ये कौन कंट्रोल करता है? अरे ये हमारा प्यारा थायराइड ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। ओके, एंड फोर्थ क्या है? कंट्रोल्स सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी। ये काम है हमारा एड्रिनल ग्लैंड का। किसका काम है? एड्रिनल ग्लैंड का। हार्मोन सिक्रीट करता है जिससे बॉडी में सॉल्ट का बैलेंस बना रहता है। तो सीक्वेंस देख लो क्या है? सीक्वेंस इज पी, क्यू, आर एंड एस। 1 2 3 4 का सीक्वेंस क्या है? पी, क्यू, आर एंड एस। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। पी, क्यू, आर एंड एस कहाँ है? तो पी, एस है यहाँ पे, P, Q, R and S. Very simple. Option number C is the correct answer. Clear? Question number 10. आ जाओ, क्या है question number 10? Which of the following statements about the characteristics of organelles are incorrect? अब again क्या बताना है?
4 आपको दिए गए हैं, ऑर्गेनल्स हैं, किसके ऑर्गेनल्स, सेल के ऑर्गेनल्स, उनके 4 आपको दिए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उसके बेस पे बताओ कि कौन से गलत हैं, कौन से गलत हैं, जो गलत हैं यहाँ पे मार्क कर देना। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेटमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन डीएनए। क्या बोला है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारा सेल ऑर्गेनल, इट कंटेन्स देयर ओन डीएनए। व्हाट इज डीएनए? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे माइटोकॉन्ड्रिया वही याद आया, पावर हाउस ऑफ द सेल, वेरी करेक्ट। अब इसका अपना खुद का डीएनए होता है। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। लाइसोसोम्स कंटेन फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। कितनी अजीब बात लगी, मतलब रीड करते ही मेरा मुंह बन जाता है जब भी कोई स्टेटमेंट अजीब होता है। लाइसोसोम्स में थोड़ी ना होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, सिस्टर्नी। ये स्ट्रक्चर्स कहाँ होते हैं? ये होते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, है ना? रिलेट कर पा रहे हो? फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर किस में प्रेजेंट रहते हैं? ER में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, दैट आर नोन एज सिस्टर्नी। सो आप तो गलत हो भाई, यू आर रॉन्ग। लेट्स कम टू ऑप्शन, ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट नंबर 3। Peroxisomes are specialized for carrying out oxidative reactions. वेरी करेक्ट। पेरोक्सीजोम्स जो होते हैं हमने पढ़ा था इनके बारे में सेल्स चैप्टर में। ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस जो होती हैं, जो रिएक्शंस होती है हमारी सेल्स में, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, तो उसमें जो यूज़ होते हैं, यूज़ यानी जो कैरी आउट करते हैं इन रिएक्शंस को, कोई तो होगा, अरे कोई यही है, पेरोक्सीजोम्स। ऑलराइट, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 4, राइबोसोम्स आर ऑलवेज फाउंड अटैच्ड टू द गोल्जी अपैरेटस। कैसी बातें कर रहे हो अगेन? बोल रहा है, लग रहा है कि ER से ना इनको कोई दुश्मनी है। वहां भी ER था तो आपने लाइसोसोम लिख दिया, वहां भी ER था तो आपने लाइसोसोम लिख दिया। अरे यहाँ भी ER है तो गोल्जी लिख दिया, क्या प्रॉब्लम है ER से? कहाँ प्रेजेंट रहेंगे राइबोसोम्स? राइबोसोम्स अच्छा ऑलवेज फाउंड अटैच्ड ER से भी नहीं रहेंगे, ये भी एक और बात है। राइबोसोम्स या तो आपको साइटोप्लाज्म में फ्रीली मिलेंगे या फिर हो सकता है ER से अटैच्ड हो और RER बना दें। ऑलराइट, हमेशा अटैच नहीं होंगे, साइटोप्लाज्म में ऐसे भी मिल सकते हैं। ओके, सो विच मीन स्टेटमेंट 2 and 4 आर इनकरेक्ट। गलत वाला बताना था, 2 and 4 कहाँ है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सेज 2 and 4 ओनली, ऑप्शन बी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज देम एज ट्रू एंड फॉल्स वंस। यानी 5 आपको स्टेटमेंट दिए हैं, बचपन वाली कहानी है, ट्रू एंड फॉल्स बताओ, ये बता दिया तो जरा बॉक्स में से सिलेक्ट कर लेना। आ जाओ जल्दी से। Statement 1, aphids and leaf hoppers are sucking insects whereas locusts and grasshoppers are chewing insect. कौन से टाइप की बात कर रहे हैं? ये जो इनके माउथ पार्ट्स हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। सकिंग इंसेक्ट्स यानी वही, याद आ रहे हैं मच्छर? अरे कैसे नहीं याद आएंगे मैम, अभी भी काट रहे हैं हमें तो। ये जो मच्छर हैं डंक मारते हैं, सक कर लेते हैं खून, तो वैसे ही लीफ हॉपर्स और एफिड्स जो होते हैं ये क्रॉप्स को खराब कैसे करते हैं? सक करके सेल सैप को। सही बात। लोकस्ट और ग्रास हॉपर्स क्या है? चूइंग। चूइंग यानी वही सब्जियां देखते हो जो पालक की सब्जियां होती हैं, ऐसे ऐसे पत्तियां कटी हुई रहती हैं, ऐसा लगता है कोई खा गया, कौन खा गया? अरे ये होते हैं ग्रास हॉपर और लोकस्ट, ये जो है च्यू कर लेते हैं और क्रॉप को खराब करते हैं। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है मैम, ऐसा ही बोला आपने, तो दिस इज ट्रू। लेट्स कम टू सेकंड statement. Exotic breed which is very popular for egg laying but is not ideal for meat production is leghorn. Very correct, ये भी सही बात है। exotic breed यानी breeds याद करिए, exotic विदेशी वाली breed। इस breed की क्या बात कही है? ये जो breeds होती हैं किसके लिए पॉपुलर है? एग लेइंग के लिए, लेकिन मीट प्रोडक्शन के लिए आइडियल नहीं है, यानी प्रोटीन कंटेंट इनमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। कौन सी? लेगहॉर्न। वेरी ट्रू। Let's come to third point. Mycorrhiza is a symbiotic association of certain algae with roots of higher plants. नहीं, again मेरा मुंह बनता हुआ दिख गया। कैसे? Mycorrhiza सही बात है, symbiotic association है, but algae नहीं है, but algae नहीं है। ये जो mycorrhiza में माइको है ना, it stands for fungus। ये फंगस और जो है लेग्यूम्स, जो लेग्यूम्स होते हैं इनका एसोसिएशन होता है। लेग्यूम्स क्या है? अरे प्लांट्स ही हैं, सही बात है। इनका एसोसिएशन होता है जिससे ये क्या करते हैं, ये मिलके जो है नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ऑलराइट, माइकोराइजा जो है लेग्यूम्स में प्रेजेंट रहते हैं, ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये एल्गी नहीं है, यहाँ आता फंगस। गलत बात। चलो ऑप्शन नंबर 4 पे आओ। अच्छा क्रॉस नहीं करते हैं, इसको अपन F लिख देते हैं। ठीक है, चलो फोर्थ वाला क्या कहता है? फोर्थ स्टेट्स फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। वेरी ट्रू, फर्टिलाइजर की कहानी पढ़ी है हमने। मैन्योर्स क्या थे? स्पेसिफिक नहीं थे, तभी तो फर्टिलाइजर लाए। ये केमिकली प्रिपेयर होते हैं लैब्स में, पर्टिकुलर इनमें आपको मिलेगा कि NPK का रेशियो मिलेगा कि इतना रेशियो इस बोरी में प्रेजेंट है, ये डाल दो, कमी पूरी। दीज आर स्पेसिफिक। वेरी ट्रू।
Last statement, Red Sindhi is indigenous draught breed of cow, whereas Holstein Friesian is exotic milch breed of cow. सेकेंड वाली लाइन तो सही कही कि होल्स्टीन फ्रीशियन इज एक्सोटिक मिल्क ब्रीड ऑफ काउ. मिल्क ब्रीड क्या होती है? जो मिल्क देने वाली ब्रीड्स हैं, मिल्क देने वाली ब्रीड्स हैं. अब इस ब्रीड में चलो आ जाओ, फिर से चलो जल्दी से समझा देती हूँ. क्या समझा दूंगी? ब्रीड्स के बारे में. एक होती है मिल्च ब्रीड, एक होती है ड्रॉट ब्रीड. अच्छे से अभी ही समझ जाओ. मिल्च या मिल्क कह दो, इनका काम किससे है? मिल्क प्रोडक्शन से. सिंपल एज दैट. इनका काम किससे है? मिल्क प्रोडक्शन. यानी वो ब्रीड्स, कैटल की वो ब्रीड्स, काउ, बफेलोज, ये सब, जिनसे हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है. ऑन दी अदर हैंड वो ब्रीड्स जिनको हम ड्रॉट वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं. ड्रॉट वर्क जैसे ट्रांसपोर्ट का काम हो, पुल करने का काम हो, या फिर आपके फील्ड में भाई प्लकिंग का काम हो, मेहनत के काम हो, जो जिसमें लेबर लगे, दोज आर ड्रॉट एनिमल्स, ड्रॉट ब्रीड्स. तो यहाँ रेड सिंधी की बात कह दी इन्होंने. रेड सिंधी इंडिजीनियस है, यानी देसी वाली है, सही बात, पर ड्रॉट ब्रीड थोड़ी ना है. अरे रेड सिंधी मिल्च ब्रीड है, हमें मिल्क मिलता है इससे. यानी अगर एक बात गलत लिखी है पूरे पॉइंट में तो वो पूरा पॉइंट गलत हो जाता है. आर यू गेटिंग मी? होल्स्टीन फ्रीशियन के लिए तो इट्स करेक्ट, एक्सोटिक मिल्च ब्रीड है, बट रेड सिंधी ड्रॉट नहीं है ना, वो भी मिल्च है. मतलब ये पूरा स्टेटमेंट इट विल बी फॉल्स. तो अब हम क्या करेंगे? वेरी सिंपली, इधर राइट साइड पे मैं छोटी सी जगह पे लिख देती हूँ. कैसा पैटर्न है? ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. ओके, अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको जो है हम अगले पेज पे जाके मैच कर देंगे. ठीक है, अगले पेज पे जाके मैच कर देंगे. आसान काम. ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स कहाँ है? यहाँ तो पहला ही फॉल्स है. ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. अरे वाह, बी ऑप्शन मिल गया. यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्लियर इनफ? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12. Suppose you accidentally find an old preserved permanent slide without a label. क्या कह रहे हैं? मानिए ऐसे ही चलते फिरते आपको मिल गई एक पुरानी प्रिजर्व्ड परमानेंट स्लाइड, पर उस पर कोई लेबल नहीं रखा था. जैसे लैब्स में होता है, बायो लैब में स्लाइड्स वगैरह होती हैं, तो वो आपको मिली पर उसमें लेबल नहीं लिखा था. अब आप आ गए दुविधा में, क्या करा जाए? सो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इट, यू प्लेस द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग फीचर्स. आपने क्या किया? चलो, अब इस पर नाम नहीं लिखा है, बट मैं बायो लैब की इंचार्ज हूँ, तो मुझे ये काम करना है. आप गए, माइक्रोस्कोप लिया, उसको प्लेस कर दिया, एंड नाउ यू स्टार्टेड ऑब्जर्विंग सम फीचर्स. ये 3 फीचर आपको देखने को मिले. क्या? फर्स्ट, आपने देखा कि ये यूनिसेल्युलर है. क्या बोला? ये यूनिसेल्युलर है. तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगी? देखना, मैं आ जाऊंगी 5 किंगडम पे. बिल्कुल ध्यान से सुनना, अप्रोच बता रही हूँ. किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया. आई विल कम टू दीज किंगडम्स, ओके, बिकॉज यूनिसेल्युलर से बात चालू करी है, कुछ नहीं बताया, प्लांट है, एनिमल है, एल्गी है. ओके, तो मैं इन 5 को यहाँ लिख दूंगी. अब यहाँ बात करी है यूनिसेल्युलर की, तो एक मेथड सुना है? अरे रियलिटी शोज वगैरह देखते नहीं हो? एलिमिनेशन मेथड. हटा देते हैं किसी कैंडिडेट को. तो यहाँ पे हम किसे हटाएंगे? उन्हें जो यूनिसेल्युलर नहीं है. सॉरी, क्या बोला? उन्हें जो यूनिसेल्युलर नहीं है. हाँ, फंगी में एक एक्सेप्शन याद है मुझे, मैं भूली नहीं हूँ, यीस्ट होता है. अगर वो हुआ तो देखते हैं, पर अभी के लिए तो सॉरी, क्योंकि मैक्सिमम जो है ये सब मल्टीसेल्युलर है और सिर्फ मोनेरा और प्रोटेस्टा है यूनिसेल्युलर. तो स्टेप 1 अचीव. यानी आप 3 हो चुके हैं गायब इस रेस से. कितना काम आसान हो गया मुझे बताओ. इतनी बड़ी वास्ट सब्जेक्ट हमने पढ़ा है, इतने टॉपिक पढ़े हैं, इतने किंगडम पढ़े हैं, आसान कर दिए. 2 किंगडम बचे, मोनेरा, प्रोटेस्टा. अब इसमें और आसान करती हूँ. सेकेंड पॉइंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. खेल खत्म. क्या लिखा है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी क्या? वो जो होते हैं यूकैरियोट. यूकैरियोट मतलब ट्रू न्यूक्लियस वाले. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेहतरीन दिखेगी आपको. तो बोलोगे मैम काम और आसान. सॉरी मोनेरा, ये जो भी ऑर्गेनिज्म या ये जो भी स्लाइड है ये किसकी हो सकती है? प्रोटेस्टा की. क्यों? बिकॉज हमें पता है ये दोनों होते हैं यूनिसेल्युलर, बट इन्हें अलग अलग किंगडम में बांटा क्यों गया था? इन दोनों को अलग अलग किंगडम में बांटा क्यों गया था? बिकॉज मोनेरा वॉज प्रोकैरियोटिक, वॉज नहीं है अभी भी, प्रोकैरियोटिक, एंड प्रोटेस्टा इज यूकैरियोटिक. कितना काम आसान हो गया. मतलब ये जो भी स्लाइड है ये प्रोटेस्टा की किसी ऑर्गेनिज्म की है. आ जाते हैं तीसरे पॉइंट में और बता देंगे. बायफ्लैजेलेट. 2 फ्लैजेला हैं. One long flagellum lying longitudinally and the other short flagellum.
What would you identify it as? Also name the kingdom it belongs to. What would you identify it? कैसे आइडेंटिफाई करो? बाय फ्लैजेलेट है, 2 फ्लैजेला और सीधे बता दिया। एक फ्लैजेला छोटा है, एक फ्लैजेला बड़ा है। तो मुझे जहाँ तक एक स्ट्रक्चर याद आ रहा है, उस स्ट्रक्चर में मैंने देखा था, उस स्ट्रक्चर में मैंने दिखाया भी था कि एक फ्लैजेला आपको दिखेगा बड़ा, पर एक दिखेगा जो यहाँ होते ही ख़त्म हो गया, एक दिखेगा जो यहाँ होते ही ख़त्म हो गया। डायग्राम मैंने जल्दी में बनाया है, कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स इतने समझदार हैं कि समझ गए। बहुत ही कॉमन, सबसे कॉमन जो हम पढ़ते हैं किंगडम प्रोटेस्टा का यूग्लिना, इट इज बायफ्लैजेलेट, इट कंटेन्स 1 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट फ्लैजेलम। तो यूग्लिना है, कौन से किंगडम का है? प्रोटेस्टा। ऐसा पैटर्न दिख जाए तो बता दो, ऐसा पैटर्न दिख जाए तो बता दो। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में दिया है पहला नाम ऑर्गेनिज्म का और दूसरा नाम उसके किंगडम का, विच मीन्स ऑप्शन डी इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। ऑलराइट, आओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। Read the given paragraph and select the option that correctly identifies PQRNS। अब क्या करना है आपको? ये पैराग्राफ पढ़ना है और आपको जो ऑप्शन है यहाँ पे बताना है PQRNS, इसमें से करेक्ट क्या मार्क्ड है, ठीक है। अब यहाँ दिया है अकॉर्डिंग टू रेड लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, P is an extinct animal, Q is an endangered animal, R is a vulnerable animal whereas S is critically endangered animal। चलिए रुक जाइए, P को लिख देती हूँ मैं extinct, पीछे जो देखेंगे आगे, मतलब पीछे कैसे आगे देखेंगे ना, वो होंगे उसमें P होगा extinct, Q होगा endangered और R होगा vulnerable species whereas S होगा critically endangered। ऑलराइट, आ जाओ चलो। अच्छा, ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। इसमें सबसे आसान काम है, इसमें सबसे आसान काम है, अरे यार क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बस इतना लिख दिया मैंने। ओके, अब आ जाओ इधर पे। अब इधर पे आपको क्या करना है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं। सबसे पहले पी से शुरुआत करो। पी क्या बोला है? एक्सटेंट है। तो यहाँ पे पी ऑप्शन में जहाँ भी आपको, पी ऑप्शन में जहाँ भी आपको लगे कि एक्सटेंट वाली बात है तो ज़रा रुक जाइए वहीं पे। तो मैं इतना देख पा रही हूँ कि सी मिंक जो है वो हमने देखा है कैसा होता है, एक्सटेंट। एंड इवन डोडो जो है वो भी हम देखते हैं एक्सटेंट। मतलब इन 2 ऑप्शन को होल्ड पे रखो। आगे आ जाओ, क्यों लिखा है? क्यों है इंडेंजर्ड स्पीशी, ठीक है। एशियाटिक लायन एंड हवाईयन क्रो। सो आई कैन रिलेट कि एशियाटिक लायन जो है वो होती है हमारी, हमने स्टडी करी है किसमें, इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इसके लिए आपको जो है IUCN की रेड लिस्ट के अंडर जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं अच्छे से याद रखने होंगे। एक बार आर भी चेक कर लो। वल्नरेबल स्नो लेपर्ड होता है, करेक्ट। एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वेरी करेक्ट। मतलब ऑप्शन बी जो है सारी जो है विशेष पूरी करता है हमारी, यानी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आओ क्वेश्चन नंबर 14। अगेन थोड़ा जो है हाई लेवल का क्वेश्चन है, बट मैं हूँ साथ में, कोई नहीं, हमने सॉल्व किया है, बहुत इजी है ये। कैसे? तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। रेफर टू द गिवन डाइकोटोमस की एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग ऑर्गेनिज्म PQRNS। इनकरेक्ट ऑप्शन, डाइकोटोमस की इज नथिंग, इट्स जस्ट लाइक अ रिडल। पहेलियाँ बुझा रहे हैं हम। एक लाइन पढ़ोगे उसमें कहेंगे गो टू 3, गो टू 4, गो टू 5, फिर आपको नाम दिए जाएंगे PQRNS। आपको आइडेंटिफाई करना है, बाएं हाथ का खेल है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। PQRNS जरा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने जब इनको आइडेंटिफाई कर लिया तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इसमें से इन चारों में से गलत स्टेटमेंट क्या है। नो वरीज मैम, हो जाएगा। आओ, फर्स्ट वाला, ए एनिमल्स विद सेल्युलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स विद सेल्युलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन P। मतलब इतना मैं देख पा रही हूँ। कहाँ टाइम मशीन ले जानी है? एनिमल किंगडम पे, एनिमल किंगडम पे ले जानी है कि नहीं? उसमें से भी पहला दे दिया सेल्युलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनिशियल वाला कौन था? मल्टी सेल्युलर तो है, बट सेल्स जो है लूजली अरेंज्ड हैं। एक ही नाम ही काफ़ी है बोलना, जो हमारा पहला फाइलम दैट इज पोरीफेरा स्पंजेस, दे हैव सेल्युलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये इकलौता ही है एनिमल किंगडम में जिसका क्या है, सेल्युलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो सही बात है, पहला अचीव। इतनी जल्दी हो गया P। अब आ जाओ यहाँ पे सेकेंड, फर्स्ट का B वाला करते हैं। फर्स्ट का B वाला, एनिमल्स विद टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या? जो हम चालू करें, कहाँ से चालू करें? सीलेंट्रेटा से चालू करके आगे नीचे तक चले जाओ पूरा, ये होंगे, ठीक है। अब यहाँ आगे क्या लिखा है? पहेली में लिखा है गो टू 2, तो 2 पे जाते हैं। 2 का A क्या कहता है?
एनिमल्स possessing bilateral symmetry, क्या लिखा है? एनिमल्स possessing bilateral symmetry go to 3 का A। ये रिडल चल रही है, अभी पहेली चल रही है, बिल्कुल बायोलॉजी छोड़ दो, यहाँ तो पहेलियाँ चल रही है। गो टू 3 यानी एनिमल में बायोलेटरल सिमेट्री है, ये पॉइंट याद रखना। अब क्या कह रहे हैं? गो टू 3 का ए, गो टू 3 का ए। 3 का ए कहाँ है? यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, है ना, ऐसे लेके जा रही हूँ, ठीक है, मैं लेके जा रही हूँ साथ साथ में। 3 के ए पे आए हम। अब पहले ए को सॉल्व करना। इस क्वेश्चन में एक और मैं आपको छोटी सी हिंट दे देती हूँ, मतलब टिप दे देती हूँ कि आपने जैसे ये सेकंड ए पढ़ा ना, तो अब जब यहाँ गो टू 3 ए बोला है तो प्लीज़ 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 यहीं जाना। आप ये मत करना कि मैं सेकंड का बी वाला सॉल्व करूँ। अरे क्या सॉल्व करोगे? एक ही बात कही है, बायोलेटरल सिमेट्री वाले कितने सारे हैं, कैसे पता करोगे? तो पहले उस रिडल को सॉल्व करो। गो टू 3 का ए बोला है, गो टू 3 ए में लिखा है ट्रू सीलम प्रेजेंट, यानी वो एनिमल जो बायोलेटरल सिमेट्री शो करता हो, ट्रू सीलम भी हो। इतना तो मैं समझ रही हूँ मैम, आगे बहुत आ चुके हैं कहानी में, एडवांस वाले हैं, ये पिछले वालों की बात नहीं है, बस की बात नहीं है, बायोलेटरल सिमेट्री और ट्रू सीलम। ऑलराइट, अब यहाँ एक और बात कही, गो टू 4 का ए, गो टू 4 ए, तो 4 ए यहाँ है। अब 4 ए में दिया है क्यू, क्या है? नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। कहानी खत्म। क्या लिखा है? नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट्स। किसका है? कॉर्डेट्स पढ़े हैं हमने। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है मतलब वेरी सिंपल, क्यू क्या हो सकता है? क्यू हो सकता है कोई भी कॉर्डेट। मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल, है ना। पी पॉरीफेरा है, क्यू कॉर्डेट है। अब आ जाओ, ये कहानी सुलझ गई थी, इस कहानी को मैं ऐसे मिटा दे रही हूँ। अरे एक पहेली हो गई ना, अब दूसरी पे आओ। कहाँ आओगे? ये वाला सॉल्व कर लिया था, अब सेकंड के बी वाले पे आ जाओ। एनिमल्स possessing रेडियल सिमेट्री, फिर से पीछे आ गए। कैसी सिमेट्री है? रेडियल। अरे सिमेट्री याद है कि नहीं? अब ये मत बोलना कि पूरी कहानी खत्म हो गई। कौन थे? राम जी भैया। अरे सिमेट्री याद करो ना, मैथ्स वाली सिमेट्री कैसी होती है? 2 टाइप की। रेडियल सिमेट्री, इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन शो सिमेट्री विथ मोर देन 1 एक्सिस, एक से ज़्यादा एक्सिस में उसको काटो, जैसे स्टारफिश, तो सिमेट्री दिखे उसको कह दो रेडियल सिमेट्री। बायोलेटरल सिमेट्री, पलक मैम जो है उनको बीच से एक्सिस काटो। अरे सिर्फ इमेजिन करना है, ठीक है। बायोलेटरल सिमेट्री यानी एक ही एक्सिस से मेरी बॉडी जो है सिमेट्री शो करेगी, लेफ्ट एंड राइट साइड, दैट इज बायोलेटरल सिमेट्री। ओके, तो एनिमल जिनमें रेडियल सिमेट्री हो, गो टू 3 का बी। यहाँ आ गए 3 के बी में ट्रू सीलम इज एब्सेंट। अच्छा भैया, ए सीलमेट है, ठीक है, रेडियल सिमेट्री है और ए सीलमेट है। और क्या बोला है? गो टू 4b। 4b क्या है? नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। अरे पता ही है, इतने पीछे वाले हैं, और नोटोकॉर्ड भी नहीं है, मतलब नॉन कॉर्डेट्स में आता है। और लिखा है गो टू 5। अच्छा, और आगे दौड़ाओगे कहाँ? 5 में। 5 में ए है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मेड्यूसा फॉर्म, और दूसरा है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉलिप फॉर्म। अरे बहुत ही इजी है, मेड्यूसा और पॉलिप किस में दिखता है? यानी आर और एस दोनों होंगे सीलेंट्रेटा। अरे बिल्कुल रिलेट कर पाना प्लीज, कैसे? प्लीज कर रही हूँ मैं, सोचो अब तो रिलेट कर लो। सीलेंट्रेटा में जो नाइडेरिया है हमारा, इसमें हमने देखे हैं 2 टाइप के बॉडी फॉर्म है। एक है पॉलिप, हाँ यही है पॉलिप, और एक है मेड्यूसा। पॉलिप कैसा है? प्लांट लाइक बॉडी फॉर्म है, स्टेशनरी रहता है। मेड्यूसा जो है, याद करो, कैसे याद करो? तो पॉलिप में एडेम्सिया याद आ रहा है, सी एनिमोन, वो आएगा पॉलिप में। ओके, प्लांट लाइक उसका बॉडी स्ट्रक्चर है। ऑन दी अदर हैंड ऐसे, अरे यार अब बना के भी मतलब दिखा दूं बिल्कुल ही, है ना, इस टाइप का जो आपको याद आ रहा है स्ट्रक्चर होता है, उसको पूरे को ही अपन ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है पॉलिप, यानी एक ही तरफ स्टेशनरी वाला जो स्ट्रक्चर होता है, isn't it, that is polyp, प्लांट लाइक का बॉडी स्ट्रक्चर। ऑन दी अदर हैंड, बोलोगे इतना गंदा बनाया है मैम, वो मैं समझ पा रही हूँ, है ना। एक होता है मेड्यूसा। मेड्यूसा कैसे? जेलीफिश याद आ रही है, जेलीफिश का स्ट्रक्चर होता है। जेलीफिश यानी क्या? जो प्रोपल्शन करके ऐसे ऐसे आगे बढ़ती हो, मूव करती हो। तो विच मीन्स कि दोनों आर एंड एस क्या हो सकते हैं? सीलेंट्रेटा। अब आर मेड्यूसा का कोई फॉर्म हो सकता है, मेड्यूसा का कोई फॉर्म, जैसे अभी बताया ना जेलीफिश ले लो, और एस जो है पॉलिप का फॉर्म, जैसे एडेम्सिया ले लो, सी एनिमोन, ठीक है। तो यानी ये दोनों भी आइडेंटिफाई, वेरी सिंपल। ए से लेके डी तक सही आंसर बता दो ना। क्या है? ए। सही बताना है गलत बताना है? पहले तो ये देखो। इनकरेक्ट ऑप्शन लो, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, तभी मैं क्वेश्चन को 2-3 बार देखती हूँ। इनकरेक्ट, गलत ऑप्शन बताना है। ओके, ऑप्शन ए, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म पी कुड कंटेन न्यूमरस स्मॉल पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया एंड अ लार्ज ओपनिंग कॉल्ड ऑस्टिलम ऑन टॉप।
पी क्या है? पी होगा पॉरीफेरा। याद करिए, पॉरीफेरा का नाम ही है स्पॉन्जेस। पॉरीफेरा, पोर्स होते हैं इनमें, पोर्स होते हैं यानी क्या? याद करो स्पॉन्जेस का स्ट्रक्चर। अब याद नहीं आ रहा है तो मेरा काम ही है याद दिलाना। स्पॉन्जेस याद हैं कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें प्रेजेंट मिलेंगे आपको पोर्स। ऐसे छोटी छोटी सी टाइनी ओपनिंग होंगी, ओके, ये कैसी होंगी? पोर्स होंगे। इन्हीं पोर्स का नाम क्या दिया है? हमने नहीं दिया है, दिया ही गया है नाम, ऑस्टिया। स्मॉल ओपनिंग्स है, पानी अंदर जाएगा। टॉप पे एक सिंगल ओपनिंग दिखेगी, ऑस्क्यूलम, पानी बाहर जाएगा। ओके, तो ये सही बात है कि नहीं? किसकी बात है ये? कौन है ये? पॉरीफेरा है, स्पॉन्ज, इजंट इट? तो विच मीन्स पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, मतलब सही बात है, बट हमें इनकरेक्ट बताना है। तो आओ बी ऑप्शन पे, ऑर्गेनिजम्स क्यू कुड पोसेस गिल स्लिट्स एट सम स्टेज ऑफ इट्स लाइफ। क्यू क्या है? कॉर्डेट। कॉर्डेट के फीचर्स याद करिए, याद करिए ना। कॉर्डेट में क्या होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, नर्व कॉर्ड रहती है, गिल स्लिट्स रहते हैं। जीवन भर नहीं, लाइफ के किसी भी स्टेज में, चाहे वो लार्वा हो, अडल्ट हो या लाइफ टाइम हो। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सी the body of organism S could be differentiated into head, visceral mass and ventral foot. S क्या है? S सीलेंट्रेटा हो सकता है। अरे हेड, विसरल मास और फुट तो छोड़ो, ये कहाँ मिलेगा? ये हमें मिलता है मॉलस्क में। ऑक्टोपस याद है ना, ये हमें मिलता है मॉलस्क में। सो दिस इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन डी, ऑर्गेनिज्म आर कुड पोजेस निमेटोसाइट्स। आर क्या है? सीलेंट्रेटा है। निमेटोसाइट्स कह दो या नाइडोसाइट्स कह दो, ये किस में यूज होता है? लोकोमोशन में यूज होते हैं। सो दिस इज करेक्ट, विच मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि गलत बताना था हमें। ओके, आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे। रेफर टू द गिवन पैराग्राफ वेयर फ्यू वर्ड्स हैव बीन इटैलिसाइज्ड एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब घबराना नहीं कि 2 पैराग्राफ दे दिए मैम, क्या हो रहा है? बहुत बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ। यहाँ पे कुछ वर्ड्स इटैलिक्स में टेढ़े लिखे हैं, उनको देख के जरा इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है हमें। क्या बताना है? इनकरेक्ट ऑप्शन जो है बताना है। ठीक है, आ जाओ। क्या लिखा है? एनिमल्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड फॉर ट्रांसपोर्ट आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स, whereas animals used for milk production are called milch animals। सही बात है, एक एक लाइन को सही समझते जाओ। तो ये बात सही है ना? ओके। Production of good quality milk depends much on the type of breed. Example, exotic breeds of cattle like Red Sindhi and Jersey produce on an average 60 liters milk in a day। अब यहाँ पढ़ते पढ़ते ही समझ जाना प्लीज कि बात इन्होंने उल्टी कह दी, जल्दबाजी में पढ़ोगे तो नहीं समझोगे। प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी मिल्क डिपेंड्स मच ऑन टाइप ऑफ ब्रीड, सही बात। एग्जाम्पल, एक्सोटिक ब्रीड ऑफ कैटल रेड सिंधी। अरे सिंधी नाम आ गया, ऐसे सिंपली दिख रहा है मैम, ये विदेशी थोड़ी ना, देसी हैं ये तो, और यहाँ आपने एक्सोटिक लिख दिया। मतलब ये जो वर्ड्स इटैलिसाइज्ड हैं, रेड सिंधी और जर्सी, इन दोनों को इंटरचेंज हम कर सकते हैं कि नहीं? रेड सिंधी क्या है? देसी ब्रीड है, इंडिजीनियस, और जर्सी क्या है? एक्सोटिक ब्रीड है। तो रेड सिंधी को बोलो सॉरी, तुम यहाँ नहीं आओगे। ऑन द अदर हैंड लोकल ब्रीड्स सच एज साहिवाल एंड ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस लोकल नहीं है, ये एक्सोटिक है, उल्टा कह रहे हैं सारी चीज। प्रोड्यूस ऑन एन एवरेज ओनली 6 to 8 liters ऑफ मिल्क पर डे। Cattle suffer from several diseases which may reduce the milk production. Example, anthrax is a fatal viral disease, whereas foot and mouth disease is a bacterial disease, which broadly affect the health of cattle, thereby reducing milk production. ठीक है, अब यहाँ पे जो words italicized हैं जरा थोड़ा ध्यान में रखो और next point पे आओ। क्या लिखा है पहले point पे? हमें क्या बताना है? हमें incorrect option select करना है, ठीक है। Milk and draught breeds should not be replaced as they are correctly mentioned. मिल्क ब्रीड सही लिखा है, मिल्क एनिमल सही लिखा है, ड्रॉट एनिमल सही लिखा है, पहले ही कह दिया था, तो ये बात तो ठीक है। सेकंड, द पोजीशंस ऑफ रेड सिंधी एंड ब्राउन स्विस शुड बी इंटरचेंज। अब पीछे आओ, रुको, अब बोलोगे पहले ही आंसर बता दिया, ठीक है कोई बात नहीं, इधर आओ, देखो अब तुमको ये भगना नहीं है कि हमें आंसर सही देखना है या नहीं, हमें अप्रोच देखनी है, ठीक है। रेड सिंधी और कौन है? ब्राउन स्विस, इनको एक्सचेंज होना चाहिए तो बिल्कुल, क्योंकि ब्राउन स्विस है एक्सोटिक ब्रीड और रेड सिंधी है इंडिजीनियस ब्रीड जो कि 6 से 8 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करती है, तो ये भी सही बात है। ये बात क्या है? सही है ना, ये भी सही बात है। तीसरा आ जाओ, द पोजीशन ऑफ वायरल एंड बैक्टीरियल शुड बी इंटरचेंज, अगेन सही बात। डिजीज की बात है, फेटल वायरल एंथ्रैक्स जो है, सुनो, एंथ्रैक्स होता है बैक्टीरियल डिजीज और जो फुट एंड माउथ डिजीज है ये होता है वायरल डिजीज, तो ये जगहें बदलनी चाहिए, तो सही बात है। ऑप्शन डी क्या है? द पोजिशन ऑफ ए जर्सी एंड साहिवाल शुड बी इंटरचेंज। जर्सी कहाँ है? ये रहा। साहिवाल कहाँ है? ये रहा। इनको क्या चेंज करो? इनको जरूरत थोड़ी नहीं, बिकॉज साहिवाल सही जगह है,
वो लोकल ब्रीड है, उसे एग्जॉटिक में भेजने की ज़रूरत नहीं। यानी गलत ऑप्शन बताना था, इनकरेक्ट ऑप्शंस, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पहले ही समझ गए, बट ठीक है, वो कोई बात नहीं, अब इतने बड़े हो गए हो, अब क्या हंस रहे हो उस बात पे, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस वाज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019। तब तक क्या करिए, जाइए वेबसाइट www.magnetbrains.com पे, जहाँ आपको मिलेंगे सभी कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, K to 12 यहाँ एक्सप्लोर करना कोर्सेज। ऐसा नहीं है एक दो वीडियो देखोगे और कोई चार्ज लगेगा, बिल्कुल नहीं, सारे कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो है। और अगर ओलंपियाड की तैयारी करनी है, देखो सभी टीचर्स के सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं और क्लास 9 बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स हमने पूरी तरह से पढ़े हैं, अच्छे से इसका रिवीजन भी किया है, MCQ सॉल्व करे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो चल ही रहे हैं। देखो बिल्कुल जल्दी से रिवाइज करो, ओलंपियाड से पहले अपनी तैयारी पूरी कर लो। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, कमेंट में आंसर जल्दी से बताओ, कैसा लगा वीडियो मुझे बताओ। बने रहो मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहाँ आपको मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।